Hello everyone, this is Mohit Agar, advocate from the Merit Law Group, and welcome back to another video. In this lecture, we will study भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने BNSS में फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 187 आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं. ठीक है, और आज से हम चालू करने वाले पढ़ना हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का प्रावधान सेक्शन 188 के बाद वाले प्रावधान. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम पढ़ना चालू करते हैं सेक्शन 118 जो कि बताता है सेक्शन 188 जो कि बताता है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर. अब जांच पड़ताल की रिपोर्ट, क्या एक जांच पड़ताल करी है एक जूनियर पुलिस ऑफिसर ने, तो वो जूनियर पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट देगा किसको अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर को. तो वही सेक्शन 188 में लिखा हो. देखिए बॉडी व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर. तो जब कभी भी एक सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर, अब सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कौन से होते हैं भाई? एसएचओ तो भाई सीनियर होता है और सब इंस्पेक्टर भी एसएचओ से सबऑर्डिनेट होता है. तो यही कह रहा है भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, तो पूरा हाई मतलब थाने का सबसे टॉप का अधिकारी वो एसएचओ है. ठीक है, अब एसएचओ से भी नीचे जो भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, कह रहा है उन्होंने कोई जांच पड़ताल करी है. तो अब देखिए क्या होगा, व्हेन एनी सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैज मेड एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर. तो चैप्टर 13 BNSS के तहत किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी ने इन्वेस्टिगेशन करी है, ठीक है, जांच पड़ताल करी है, तो देखिए क्या होगा, he shall report the result of such investigation to the officer in charge of the police station. तो अब सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर मैंडेटरी है, सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा कि क्या परिणाम निकला जो उसने जांच पड़ताल करी है. और किसको रिपोर्ट किया जाएगा? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, एसएचओ साहब को. ठीक है, तो एसएचओ साहब को अब रिपोर्ट किया जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 188 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने पढ़ाया. ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 189 ऑफ द BNSS जो कि बताता है रिपोर्ट ऑफ अक्यूज्ड, सेक्शन 189 रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिसिट. तो अक्यूज्ड को छोड़ दिया जाएगा अगर जांच पड़ताल में जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो ही एसएचओ को ही मतलब इन्वेस्टिगेशन की जो रिजल्ट है वो ही, उसमें कोई मतलब परिणाम वर्ष कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलता. देखिए उसका अक्यूज का रिलीज कर जाएगा. देखिए अब सेक्शन 189 की बॉडी में पढ़ रहा हूँ. इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जो एक चैप्टर 13 BNSS के तहत जो जांच पड़ताल हुई थी, तो उसी इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है. देखिए अगर जो इन्वेस्टिगेशन एक हुई थी इस चैप्टर के अंतर्गत, चैप्टर 13 के अंतर्गत, तो देखिए क्या हुआ था, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन. और किसको लगता है, यह प्रतीत होता है किसको, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज्ड टू अ मैजिस्ट्रेट. क्या लगता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि कोई भी उचित आधार नहीं है और कोई भी उचित आधार नहीं है और कोई भी उचित सबूत नहीं है कि यह, और कोई भी रीजनेबल कारणवश आधार नहीं है कि शक पैदा हो और यह जस्टिफाई हो, मतलब ऑफिसर इंचार्ज अपने आप को ही मतलब सबूतों से वो मतलब अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहे कि इस जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है हमारे, या तो भाई ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास पूरी फाइनल रिजल्ट जाता है. अब जो फाइनल रिजल्ट का एक इन्वेस्टिगेशन सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने कर दी, अब उस फाइनल रिजल्ट ऑब्वियसली वो चार्जशीट ही होती है. अब चार्जशीट को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देख के, तो उसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पावर है कि उन्होंने चार्जशीट देखी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए सस्पिशन टू जस्टिफाई द फॉरवर्डिंग ऑफ द अक्यूज्ड टू अ मैजिस्ट्रेट. ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, ठीक है, एक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़कर जो कि सेक्शन 188 में उनके पास आई थी, ठीक है, उनको बिल्कुल भी जस्टिफिएबल नहीं लगता, ठीक है, संतोषजनक जस्टिफिएबल नहीं लगता कि इस अक्यूज को जिसके अपराध में हमने जांच पड़ताल करी, इन्वेस्टिगेशन करी, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 187 में प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको नहीं लगता. अब देखिए क्या होगा, सच ऑफिसर शैल, तो अब वो पुलिसकर्मी जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेंगे, इफ सच पर्सन इज इन कस्टडी, अगर तो वह पर्सन कस्टडी में है जिसकी अपराध के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो देखिए रिलीज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड और बेल बॉन्ड. तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अब उस व्यक्ति को जो कि अगर कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देंगे, या तो उस व्यक्ति का अक्यूज का मुचलका भरवा के या फिर उससे जमानती मुचलका भरवा के. ठीक है, एज सच ऑफिसर मे डायरेक्ट टू अपीयर इफ एंड व्हेन सो रिक्वायर्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस. और ये मुचलका भी उससे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यूं भरवा रहे कि भाई जब और हमें कुछ अगर हमें कुछ और एसेंशियल्स मिल जाते, कुछ और एविडेंस मिल जाते, तो तुम आ जाना जिस मैजिस्ट्रेट के सामने हम तुमको बुलाएंगे. ठीक है, और उस मैजिस्ट्रेट के सामने उसको आना पड़ेगा जो कि मैजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पे उसके केस की कॉग्निजेंस संज्ञान लेने के लिए सक्षम है. ठीक है, तो देखिए एंड टू ट्राई द अक्यूज और कमिट फॉर ट्राई, या फिर ट्राई कर सकता है अक्यूज को, या फिर उसको ट्रायल के लिए एक मैजिस्ट्रेट कमिट कर सकता है. तो उसके सामने जो जिस अक्यूज से बॉन्ड लिया जाएगा ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन द्वारा,
वो पेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 189 की। इसमें क्या बोला गया कि भाई एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिसकर्मी द्वारा। ठीक है, अब पुलिसकर्मी ने सेक्शन 188 में रिपोर्ट क्या उसने इन्वेस्टिगेशन करी है कि उसने क्या अपराध किया था, वो सारी इन्वेस्टिगेशन का एंड रिजल्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सबमिट कर दिया था। अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी, पूरा चार्जशीट पढ़ा भी क्या क्या इसने मेरे जूनियर ऑफिसर ने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह लगता है, उचित आधार लगते हैं, ठीक है, या फिर यह लगता है कि संतोषजनक एविडेंस अभी इकट्ठा नहीं हो पाए इस केस में, तो क्या करा जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा अगर वो व्यक्ति अक्यूज कस्टडी में है तो। ठीक है, और उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि तुम मुचलका भर दो और तुम जमानती मुचलका भर दो, या तो तुम मुचलका भर दो या फिर जमानती मुचलका भर दो। और क्यों भरवा जा रहा, ताकि अब थोड़े समय बाद जब हम और इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस पुख्ता मतलब मजबूत कॉन्क्रीट एविडेंस ले आएंगे तो हम जो पुलिस रिपोर्ट जो हम चार्जशीट जमा करेंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जो मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस लेने के लिए, ट्रायल करने के लिए, फिर तुम्हारे केस को कमिट करने के लिए सक्षम है, एम्पावर्ड है, उसके सामने तुम्हें पेश होना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, तो एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को अगर संतोषजनक सबूत नहीं मिलते एक अपराधी के ऊपर, और वो अपराधी चाहे किसी भी केस का हो, चाहे मर्डर का भी अपराधी क्यों ना हो, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की पूरी पावर है कि एक मुलजिम को थाने से बाहर छोड़ सकते हैं और बोल देंगे तुम मुचलका भर दो, हम और इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, तब तुम्हें बुलाएंगे और तुम कहां जाना, कोर्ट में आ जाना और कोर्ट में अपनी जमानत ले लेना। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 189। तो हम इसमें लिख लेंगे पुलिस ऑफिसर कैन रिलीज accused of murder case too if he is satisfied that sufficient evidence are not there, ठीक है, are not there which meant to be forwarded to the magistrate। ठीक है, तो अब सफिशिएंट एविडेंसेस ही नहीं है, अक्यूज ने क्या अपराध किया है, पुलिसकर्मी जुटा ही नहीं पाए, तो अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को उसके बेल बॉन्ड पे या बॉन्ड पे रिलीज कर देंगे। और क्या बोलेंगे उसको, जब हम तुम्हें बुलाएं, हम जब चार्जशीट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने जमा करे तो तुम आ जाना उस दिन। ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे, इंतला कर देंगे तुम्हें। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 189 जो कि BNSS का बोलता है, इंपोर्टेंट सेक्शन है, इसको आप गोला लगा के टिक मार्क कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते सेक्शन 190 ऑफ द BNSS जो कि बताता है केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। अब जो मुकदमों में जांच पड़ताल हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, वो केसेस को मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा, क्योंकि उन मुकदमों में जब जांच पड़ताल हुई तो उसमें एविडेंस सफिशिएंट संतोषजनक मिल गए पुलिसकर्मियों को। अब देखिए सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1, इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, जब इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल चल रही थी चैप्टर 13 BNSS के तहत, इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज अफरसेड, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह प्रतीत हो जाता है, क्या प्रतीत हो जाता है कि बहुत ही सफिशिएंट एविडेंस है, संतोषजनक सबूत हैं और बहुत ही कारणवश आधार हैं क्या करने के लिए, इस व्यक्ति को, इस अक्यूज को मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड करने के लिए। तो अब देखिए, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज अंडर कस्टडी टू अ मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। तो अब वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर देंगे अक्यूज को, ठीक है, उन मजिस्ट्रेट साहब के पास जो कि सक्षम है कि वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं उसके अपराध का। अब देखिए, ठीक है, एंड टू ट्राई द अक्यूज, और या तो ट्राई करने के लिए एक मजिस्ट्रेट साहब के पास भेज दिया जाएगा जो कि सक्षम है ट्राई करने के लिए, और कमिट हिम फॉर ट्रायल, या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक अक्यूज को जिसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में संतोषजनक सबूत मिल गए हैं और रीजनेबल ग्राउंड उनको लगते हैं कि इसने अपराध किया है, तो उस अक्यूज को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट साहब के सामने, या फिर उन मजिस्ट्रेट के सामने जो कि संज्ञान ले सकते हैं उसके अपराध का, या फिर उस अक्यूज के अपराध को ट्राई कर सकते हैं, या फिर उस अक्यूज के अपराध को कोर्ट ऑफ सेशन में कमिट कर सकते हो। अब देखिए, और इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड द अक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, और अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह प्रतीत होता है कि यह जो अपराध इसने अक्यूज ने कर रखा है ये तो बेलेबल है, इसमें इसको जमानत एज द मैटर ऑफ राइट मिल सकती है, तो क्या करेंगे देखिए, एंड द अक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी, और साथ ही साथ भाई बेलेबल अपराध तो अक्यूज ने किया, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऐसे तो सबको ये तो लग रहा है, पर भाई अक्यूज की भी क्या होना चाहिए, अक्यूज भी क्या होना चाहिए, एबल टू गिव सिक्योरिटी। अक्यूज भाई सिक्योरिटी राशि देने के लिए भी, बॉन्ड भरने के लिए भी पूरा मतलब रेडी होना चाहिए अपनी तरफ से। ठीक है, उसके पास भाई बॉन्ड ही नहीं है तो बेलेबल ऑफेंस में उसको छोड़ के क्या करोगे, बॉन्ड तो लोगे। अब देखिए, शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम हिम फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मजिस्ट्रेट, तो अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सिक्योरिटी ले लेंगे उस अक्यूज से, और किस चीज के लेंगे,
कि तुम अपनी हाजिरी दे देना एक मजिस्ट्रेट साहब के सामने, एक मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष, ठीक है। ऑन अ डे फिक्स्ड एंड फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर डे टू डे सच बिफोर सच मजिस्ट्रेट अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड, ठीक है। तो उस बॉन्ड में एक दिन तय हो जाएगा, उस दिन पे तुम अपनी हाजिरी दे देना। अगर तुम बेलेबल ऑफेंस तुमने किया, तुम बेल भी दे रहे हो, हम तुमको रिलीज कर रहे हैं, पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब हम जो तुमने इस बॉन्ड पे हमने तारीख लिखवाई है उस दिन मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो जाना, और फिर आने वाली तारीख मजिस्ट्रेट साहब देंगे और उस हिसाब से तुम्हें डेली पे डेली अपनी हाजिरी अदालत में, ठीक है, अपनी हाजिरी प्रेजेंस मार्क करनी पड़ेगी एक अक्यूज को, ठीक है। ठीक है, अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड। अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड का मतलब है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब का बेलेबल ऑफेंस में जो एक अक्यूज को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने बेल दे दी थी, तो क्या अब मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? क्या मजिस्ट्रेट साहब उसको बोल सकते हैं कि नहीं तेरी बेल कैंसिल? अगर भाई हाँ उस बॉन्ड की जो उसने अक्यूज ने ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के सामने भरा था, अगर उसकी कोई वो कंडीशंस को इन्फ्रिंज कर देता तो ऑब्वियसली उसको बोल सकते हैं कि भाई अब तेरी बेल कैंसिल, ठीक है। तो इसमें हम कर लेते, क्या मार्क कर लेते हैं, एंड द अक्यूज इज एबल टू गिव सिक्योरिटी को मार्क कर लेते हैं, ठीक है। शैल टेक सिक्योरिटी की लेनी पड़ेगी अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सिक्योरिटी अक्यूज से, ठीक है। ठीक है, इसके लिए बस उसकी हाजिरी के लिए, और किसके सामने? उस मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1। अब बढ़ते हैं हम सेक्शन 190 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड इफ द अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, तो बताया गया है एक अक्यूज, एक अपराधी कस्टडी हिरासत में नहीं है, तो अब देखिए द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी, तो अब पुलिसकर्मी क्या कर लेंगे? सिक्योरिटी ले लेंगे, ठीक है, फ्रॉम सच पर्सन फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मैजिस्ट्रेट, and the magistrate to whom such report is forwarded shall not refuse to accept the same on the ground that the accused is not taken in custody। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है। क्या कह रहा है? प्रोवाइड दैट इफ अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, तो बताया गया है पुलिस कर्मियों ने इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने अक्यूज को अरेस्ट नहीं कर रखा, तो यही कह रहा है प्रोवाइडेड इफ द अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी। तो बताया गया है जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन समाप्त होके मैजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट भेजी जाती है और मैजिस्ट्रेट साहब को प्रतीत होता है कि अक्यूज तो कस्टडी में नहीं है, हिरासत में नहीं। अब देखिए द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर द मैजिस्ट्रेट। तो अब पुलिसकर्मी अगर अक्यूज कस्टडी में नहीं है तो अब जो पुलिसकर्मी है वो अक्यूज से सिक्योरिटी ले लेंगे कि तुम सिक्योरिटी दे दो कि तुम अपनी हाजिरी एक मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष दे दोगे, ठीक है। एंड द मैजिस्ट्रेट टू होम सच रिपोर्ट इज फॉरवर्डेड, अब जब एक मैजिस्ट्रेट साहब को जो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई है, शैल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, तो वो मैजिस्ट्रेट साहब सिर्फ इस कारणवश ही उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पर? द सेम ऑन द ग्राउंड, ठीक है, दैट द अक्यूज इज नॉट टेकन इन कस्टडी, इस ग्राउंड पर मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक है, चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते कि पुलिसकर्मियों ने तो अक्यूज को कस्टडी में नहीं ले रखा था, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब पुलिस कर्मियों की पावर होती है भाई नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस में उनकी पावर होती है कि 7 साल तक, या फिर उनकी पावर अरेस्ट करना या नहीं करना, ठीक है, ठीक है। लेकिन उनको बस ये पावर दे रही, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो भाई उनकी पुलिस ऑफिसर की पावर है विदाउट द वारंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं, पर अरेस्ट करना या ना करना पुलिस कर्मियों की पावर है, ठीक है, पुलिस कर्मियों की पावर है। पर अरेस्ट नहीं करेंगे तो अपने वो कारण लिखेंगे कि मैं इस व्यक्ति की, जिसने एक अपराध कर रखा है, मान के चलो एक मर्डर का अपराध हो रखा है और एक व्यक्ति की एक जो मर्डर का अक्यूज है उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर की पावर है, सोल डिस्क्रिशन है कि अब पुलिस ऑफिसर उस मर्डर अक्यूज को अरेस्ट करें या ना करें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कारण लिखने पड़ेंगे कि क्यों मैं इस मर्डर अक्यूज को अरेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो यही कह रखा है कि प्रोवाइडेड इफ द अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, तो अब अक्यूज कस्टडी में नहीं है। अब पुलिस ऑफिसर ने भाई पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करी, मैजिस्ट्रेट साहब कहेगा कि भाई अक्यूज कहां है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कहेंगे अक्यूज तो कस्टडी में नहीं है, अक्यूज को तो बेल दे दी थी हमने, ठीक है, उसके बॉन्ड पे छोड़ दिया। तो अब देखिए क्या होगा, द पुलिस ऑफिसर शैल टेक सिक्योरिटी फ्रॉम सच पर्सन, तो पुलिस ऑफिसर ने बेल दे, अब उससे बेल बॉन्ड या बॉन्ड भरवा कर ही उसको, मतलब सिक्योरिटी लेकर ही उसको, एक अक्यूज को जिसने मर्डर वगैरह कर रखा है, ठीक है, या फिर और से मिलते जुलते से अपराध कर रखे उसको छोड़ा था, ताकि बॉन्ड उससे क्यों ले गया था कि हम तेरे को कस्टडी में भी नहीं रख रहे, पर तू मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जब हम तेरा चार्जशीट पेश करेंगे तू उस दिन चलियो, ठीक है, या फिर वो जब तेरे को बुलाएंगे तो उस दिन कोर्ट में अपनी हाजिरी दे दियो, ठीक है। देखिए एंड द मैजिस्ट्रेट, ये अब लेजिस्लेचर की हमारे मैजिस्ट्रेट साहब को वो बताई हुई है, उनकी ड्यूटी बताई हुई है, क्या बताई हुई है कि अब जिस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक पुलिसकर्मी ने जमा की है, सबमिट की है, ठीक है, फॉरवर्ड की गई है, तो अब मैजिस्ट्रेट साहब स्वीकार करने से उसको मना नहीं कर सकते, सिर्फ इस आधार पर कि आपने तो पुलिसकर्मी साहब अक्यूज को कस्टडी में नहीं ले रखा, मैं तो आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट स्वीकार ही नहीं करता, नहीं, ये कोई ग्राउंड नहीं है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन
190 का सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 190 का सबसेक्शन 2, जो कि बताता है when the officer in charge of a police station forwards an accused person to the magistrates। अब जब एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एसएचओ साहब, ठीक है, पुलिस थाने के फॉरवर्ड्स मतलब भेज देते हैं अक्यूज पर्सन को किसके सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने, देखिए, और टेक सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस बिफोर सच मैजिस्ट्रेट, ठीक है, या फिर सिक्योरिटी ले लेते हैं एक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एक अक्यूज से कि उन मैजिस्ट्रेट साहब के सामने तुम पेश हो जाना फलाने फलाने दिन। अब देखिए, he shall send to such magistrate any weapon or other article which it may be necessary to produce before him। तो अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उस मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, जिसके सामने अब पुलिस रिपोर्ट जमा हो रही है, तो ऑफिसर इंचार्ज मतलब पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करी थी, तो साथ साथ में और क्या क्या भेजेंगे, वो वेपन हथियार वगैरह भेजेंगे, कोई और अन्य वस्तु है, आर्टिकल है, उसको भी जो कि नेसेसरी है प्रस्तुत करना मैजिस्ट्रेट साहब के सामने, उसको भी वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन करी है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट इफ एनी एंड सो मेनी ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू सच officer to be acquainted with the facts and circumstances of case as he think fit to execute a bond to appear before a magistrate as they were directed and prosecute or give evidence as the case may be in the matter of the charge against the accused। और क्या बताया जा रहा है, एंड शैल रिक्वायर द कंप्लेनेंट, और अब जो पुलिस ऑफिसर है जिसने एक इन्वेस्टिगेशन की थी वो बोल सकता है, किनको भी बोल सकता है, वो कंप्लेनेंट को, कि जिसकी कंप्लेंट पे एक दरख्वास्त पे पुलिस ऑफिसर ने एक एफआईआर लॉन्च की है, तो उसको कंप्लेनेंट को बोल सकता है, और उन पर्सन को भी बोल सकता है जो कि एक्वेंटेड है, मतलब जो कि विटनेसेस है, जो कि उस एक केस के तथ्यों के साथ भली भांति परिचित है, उनको भी क्या बोल सकता है, टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड। ठीक है, पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट से भी बॉन्ड भरवा सकता है, सिर्फ किस चीज के लिए, या फिर उन व्यक्तियों से भी बॉन्ड भरवा सकता है जो कि विटनेसेस है एक केस में, ठीक है, गवाह है एक केस में, और किस चीज के लिए, बस डायरेक्ट एंड प्रोसिक्यूट। ठीक है, कंप्लेनेंट को तो बॉन्ड भी भरवा जाएगा कि तुम भाई बिदक मत जाना, तुम प्रोसिक्यूट करते रहना। ठीक है, अब हमने इन्वेस्टिगेशन कर दिया, अब तुम कंप्लेनेंट हो, तुम कंप्लेनेंट हो, तुम स्टार विटनेस हो, तुम्हारे साथ ही अपराध हुआ है। ठीक है, तुम क्या करना, तुम बिदक मत जाना, तुम बॉन्ड भरो कि हम जब पुलिस रिपोर्ट जमा कर देंगे तो तुम्हें जब बुलाया जाएगा मैजिस्ट्रेट साहब के द्वारा सम्मन भेज के गवाही देने, तो तुम आ जाना। ठीक है, इस चीज के लिए पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट से और उन पर्सन से जो उस केस के तथ्यों से, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस एक्वेंटेड है, उससे भी बॉन्ड भरवा लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए, टू अपीयर बिफोर द मैजिस्ट्रेट एज देयरबाय डायरेक्टेड एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस एज द केस में इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है, तो विटनेस से बॉन्ड क्यों भरा जाएगा, पुलिस ऑफिसर द्वारा जिसने इन्वेस्टिगेशन की थी एक ऑफेंस के बारे में, कि तुम भाई अपनी एविडेंस, तुम अपनी गवाही देने मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आ जाना, तो इसलिए मैं तुमसे बॉन्ड भरवा रहा हूं। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 190। हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 3, जो कि बताता है इफ द कोर्ट ऑफ द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज मेंशन इन द बॉन्ड, अगर अब अदालत सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब की अदालत मेंशन है एक बॉन्ड में, एक मुचलके में, तो देखिए क्या होगा, such court shall be held to include any court to which such magistrate may refer the case for inquiry or trial, provided a reasonable notice of such reference is given to such complainant or person। तो अब क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर एक बॉन्ड में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने, ठीक है, एक पुलिसकर्मी ने जिसने इन्वेस्टिगेशन मेड की थी, वो एक बॉन्ड भरवा रहा है अक्यूज से, कंप्लेनेंट से या फिर विटनेस से। ठीक है, किस चीज के लिए, अक्यूज से तो भरवा रहे कि हम तेरे को कस्टडी में नहीं ले रहे, हम तेरे को छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, और जब हम पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भेजे तो तू आ जाइयो। ठीक है, तो अब बॉन्ड में पुलिसकर्मी ने जो इसने इन्वेस्टिगेशन मेड की थी, उन्होंने सीजीएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट एंट्री करवा दी। तो अब उस बॉन्ड में मतलब यह मान लो कि शामिल है कौन से बॉन्ड, कौन सा कोर्ट शामिल है, कि अब जो सीजीएम साहब उस केस को किसी दूसरे अन्य मैजिस्ट्रेट जो उनसे नीचे है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके पास ट्रांसफर करेंगे, तो मान लो उस बॉन्ड में उनका नाम भी इंप्लाइड है। ठीक है, तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 190, इजी सेक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेक्शन 4, the officer in whose presence the bond is executed shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed it। तो अब एक पुलिसकर्मी, ठीक है, the officer in whose presence, तो एक पुलिसकर्मी के सामने या एक अधिकारी के सामने एक बॉन्ड, एक मुचलका एग्जीक्यूट किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, या तो अक्यूज के द्वारा, या फिर विटनेस के द्वारा, या फिर कंप्लेनेंट के द्वारा। अब देखिए क्या होगा, shall deliver a copy thereof to one of the persons who executed। तो अब वो ऑफिसर जिसके सामने, जिसकी हाजिरी में एक अक्यूज ने, विटनेस ने, कंप्लेनेंट ने एक बॉन्ड मुचलका भरा था कि हम अपनी हाजिरी दे देंगे जब भी आप बुलाओगे, ठीक है, या फिर हमें कोर्ट बुलाएगा, तो वो जो कॉपी है, एक नकल है उस बॉन्ड की, वो उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसने वो बॉन्ड भरा है, मतलब जो उस बॉन्ड में एंट्री ली है, मतलब ठीक है, एंटर किया है। देखिए, एंड शैल देन सेंड टू द मैजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विद हिज रिपोर्ट। अब जो ऑफिसर, जो पुलिसकर्मी है जिसने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, अब ओरिजिनल बॉन्ड को किसको सेंड कर देंगे, मैजिस्ट्रेट साहब को ओरिजिनल बॉन्ड को सेंड कर देंगे, और अपनी रिपोर्ट के साथ। अब रिपोर्ट में क्या लिखेंगे,
कि सर यही एक अपराध हुआ था, हमने 24 घंटे में क्या कर लिया, हमने 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, ठीक है, या फिर 24 घंटे में हमने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली और हमने अक्यूज को रिलीज कर दिया और अक्यूज से हमने बॉन्ड भरवा ली था। अब एक बॉन्ड की नकल तो हमने अक्यूज को दे दी, ठीक है। अब ओरिजिनल और पुलिसकर्मी अपनी पूरी रिपोर्ट लिखेगा, रिपोर्ट में यही लिखा जो मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे अपराध हो गया था, हमने यहाँ गए, हम वहां गए, हमने इन विटनेसेस को भाई वो किया, एग्जामिन किया, ये सारी रिपोर्ट बना के वो पुलिसकर्मी जिसने इन्वेस्टिगेशन मेड की थी वो किसको भेज देंगे, वो भेज देंगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। ओरिजिनल को भेजेंगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास, कॉपी को नहीं भेजेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 190 का सब सेक्शन 4। तो इसी के तहत हमारा सेक्शन 190 भी समाप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। 190 सॉरी, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 191। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 191 ऑफ द BNSS जो कि बताता है कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। अब जिस पुलिस ऑफिसर, भाई पुलिस ऑफिसर को यह शक्ति तो है कि वो विटनेस से और कंप्लेनेंट से बॉन्ड भरवा सकता है कि तुम अपनी हाजिरी दे देना, तुम प्रोसिक्यूशन चलाते रहना, ठीक है। कंप्लेनेंट को बॉन्ड इसलिए भरवाएगा कि तुम प्रोसिक्यूट करते रहना, ठीक है, मतलब तुम बिदक मत जाना, तुम्हारे कंप्लेंट पे हमने FIR लॉन्च की है। और अब विटनेस से क्या कहेगा कि तुम भाई गवाही देने जब कोर्ट में बुलाया जाए तुम आ जाना, बॉन्ड भर के दे दो हमें, ठीक है। तो अब सेक्शन 191 यही कहता है कि जो कंप्लेनेंट है जिसने एक अपराध की कंप्लेंट करी थी, ठीक है, या तो उसी के विरुद्ध कोई अपराध हुआ था या फिर उसके नॉन के विरुद्ध हुआ था, ठीक है, तो विक्टिम ने कंप्लेंट नहीं दी है, उसके किसी जानकार ने दे दी है, तो यही कह रहा है कंप्लेनेंट एंड विटनेस इज नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू कंपनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट। अब जब चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में सबमिट करके आ रहा है, ठीक है, चालान पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन जो उसने की है एक अपराध की वो पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सबमिट करके आ रहा है, तो यही कह रखा है कि भाई अब पुलिसकर्मी बार बार जब भी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाएगा तो कंप्लेंट को और विटनेसेस को बार बार लेके नहीं जाएगा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में। जब हम उन्हें मजिस्ट्रेट साहब बुलाएंगे ना, जब मजिस्ट्रेट साहब उन्हें संबंध देके बुलाएंगे कि अब कंप्लेंट में आपके विटनेस की बारी आ गई और एविडेंस जो विटनेसेस हैं, ठीक है, आपकी एविडेंस की बारी आ गई तो आज ये तभी आएंगे वो, ठीक है। लेकिन पुलिसकर्मी उनको बार बार लेके नहीं जाएगा कहाँ, कोर्ट में, अदालत में, मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, बार बार, ठीक है। और देखिए एंड नॉट टू बी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रेंट, ठीक है। और पुलिसकर्मी जो कंप्लेनेंट है और जो विटनेसेस हैं, ठीक है, उनको रिस्ट्रेंट मतलब उनके ऊपर कोई ज्यादातर मतलब उनको परेशान नहीं किया जाएगा ज्यादा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 191 की बॉडी देखिए, नो कंप्लेनेंट और विटनेस ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी अ पुलिस ऑफिसर। तो किसी भी कंप्लेनेंट को और ना ही तो किसी गवाह को, विटनेस को ऑन हिज वे टू एनी कोर्ट, जब एक पुलिसकर्मी, ठीक है, कोर्ट में जा रहा है, शैल बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी अ पुलिस ऑफिसर, तो एक मतलब पुलिसकर्मी कोर्ट में जा रहा है तो अब कंप्लेनेंट को और विटनेस को बोला नहीं जाएगा कि तुम मेरे साथ कोर्ट में चलो। वो पुलिसकर्मी जिसने इन्वेस्टिगेशन मेड की थी वो उसको नहीं ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे, और शैल बी सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी रिस्ट्रेंट और इनकन्वीनियंस, और ना ही तो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन मेड की थी कंप्लेनेंट की केस की, ठीक है, ना ही तो वो पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को क्या करेंगे, अननेसेसरी रिस्ट्रेंट मतलब जो जरूरी नहीं है, रिस्ट्रेंट मतलब बैठाए रखना लंबे लंबे समय तक, वो भी नहीं करेंगे, ठीक है, और इनकन्वीनियंस या ना उन्हें परेशानी देंगे, ठीक है, पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट को और विटनेसेस को। अब देखिए, और रिक्वायर्ड टू गिव एनी सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस अदर देन हिज ओन बॉन्ड, और पुलिसकर्मी सिर्फ सेल्फ बॉन्ड, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड ही कंप्लेनेंट और विटनेस से भरवा सकता है कि आप कोर्ट में जब हम चार्जशीट जमा करेंगे और कोर्ट आपको बुलाएगा, आपकी हाजिरी मांगेगा तो आप आ जाइए। पुलिसकर्मी कभी भी एक विटनेस को और कंप्लेनेंट को ये नहीं कह सकता कि तुम सिक्योरिटी लेके आओ, कि तुम अपना जमानती लेके आओ, कोई जमान तुम्हारी मतलब तुम्हारा कोई व्यक्ति सिक्योरिटी देगा तुम्हारे ऊपर, कोई श्योरिटी देगा तभी तुम मतलब हम तुमको छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। ओन बॉन्ड भरेगा एक कंप्लेनेंट और एक जो विटनेस है, ठीक है, जिसके कंप्लेनेंट ने भाई रिपोर्ट दी थी, मतलब एक कंप्लेंट दी थी, दरख्वास्त दी थी पुलिस ऑफिसर को, उसने इन्वेस्टिगेशन कर दी, और अब पुलिसकर्मी तो अब चार्जशीट जमा करने जाएगा कोर्ट में, तो अब पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट को और विटनेस को ये नहीं कहेगा कि मेरे साथ चलो तुम भी कोर्ट में, नहीं, जब उनकी बारी आएगी एविडेंस देने की तो कोर्ट उनको अपने आप बुला लेगा। पर ये भी क्या रखा है, क्या कह रखा है लास्ट में हमारे जो हमारा सेक्शन 191 की मेन बॉडी, उसमें क्या कह रखा है कि भाई पुलिस ऑफिसर कंप्लेनेंट और विटनेस से उनका ही बॉन्ड भरवा सकता है, उनका पर्सनल म्यूचुअल का भरवा सकता है, वो किसी सिक्योरिटी नहीं मांग सकता उनसे, ठीक है, जैसे कि अक्यूज से सिक्योरिटी मांग सकता है, पर वो पुलिसकर्मी कंप्लेनेंट से और विटनेस से सिक्योरिटी नहीं मांग सकता, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेंगे, यह इंपॉर्टेंट लाइन हमारी सेक्शन 191 की लेटर पार्ट, ठीक है। हम पढ़ते हैं सेक्शन 191 का प्रोवाइजो, देखिए, प्रोवाइडेड इफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस रिफ्यूज टू अटेंड, तो बताया गया है कि कोई भी कंप्लेनेंट,
ठीक है, या फिर कोई भी विटनेस गवाह, ठीक है, मना कर देता है कि मैं तो अटेंड नहीं करूंगा मैजिस्ट्रेट का कोर्ट जब मेरे को बुलाया जाएगा, ठीक है, और टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एज डायरेक्टेड अंडर इन सेक्शन 190, या फिर एक पुलिसकर्मी ने कंप्लेनेंट को या फिर विटनेस को, गवाह को ये बोला था कि भाई तुम बॉन्ड भर दो, तो वो रेफ्यूज करा, मना करा कि मैं नहीं भर रहा बॉन्ड, मैंने तो कंप्लेंट दी थी, आप मेरे से बॉन्ड भरा, तो अब कंप्लेंट या फिर उसके केस से जुड़ा हुआ गवाह एक बॉन्ड भरने से, मुचलका भरने से मना कर रहा है, इंकार कर रहा है। अब देखिए क्या होगा, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड हिम इन कस्टडी टू द मैजिस्ट्रेट। तो अब जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, जो एसएचओ साहब है, उनकी पूरी डिस्क्रिप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, वो फॉरवर्ड कर सकते हैं कंप्लेनेंट को और विटनेस को, किसमें, कस्टडी में, हिरासत में, और किसके पास, मैजिस्ट्रेट साहब के पास, ठीक है। Who may detain him in custody, और जब तक मैजिस्ट्रेट साहब उस कंप्लेनेंट को और विटनेस को कस्टडी में भी रख सकते हैं, ठीक है, until he execute such bond, जब तक कि वो कंप्लेनेंट और विटनेस बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देते, ठीक है, कंप्लेनेंट और विटनेस बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देते, ठीक है, until the hearing of the case is completed, या फिर जब तक वो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर देते तब तक, या फिर जब तक केस की उस फौजदारी मुकदमे की सुनवाई पूरी ना हो जाए, मतलब कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका फैसला ही ना आ जाए, तब तक भी कंप्लेनेंट और विटनेस को भी हिरासत में रखा जा सकता है, ठीक है। और क्यों रखा जा सकता है, क्योंकि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने उनको कंप्लेनेंट और विटनेस को यह बोला कि तुम कंप्लेनेंट साहब आप प्रोसिक्यूट करते रहोगे, और विटनेस साहब आप जाके कोर्ट में जब आपको बुलाया जाए आप गवाही दे दोगे। दोनों मना कर रहे हैं कंप्लेनेंट और विटनेस की, हम अपना बॉन्ड नहीं भरेंगे, आप जो कह रहे हो ना, हम आ तो जाएंगे पर हम अपना बॉन्ड नहीं भरेंगे, बॉन्ड नहीं भरेंगे। तो अब क्या होता है, अब जो पुलिसकर्मी है, जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, कंप्लेनेंट को भी अगर कंप्लेनेंट ने बॉन्ड भरने से, अपना ओन बॉन्ड, ठीक है, पर्सनल बॉन्ड भरने से मना कर दिया, फिर विटनेस ने कर दिया, तो इन दोनों को मैजिस्ट्रेट साहब के सामने फॉरवर्ड कर दिया जाएगा हिरासत में। अब मैजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, या तो कंप्लेनेंट को या फिर विटनेस को हिरासत में रख सकते हैं, और कब तक हिरासत में रखेंगे, जब तक कि वो बॉन्ड नहीं भर देते, या फिर और कब तक रख सकते हैं, जब तक कि जिस केस के वो कंप्लेनेंट और जिस केस में वो गवाह है, जब तक उसका फैसला ना आ जाए। तो कंप्लेनेंट और विटनेस को भी सजा हो सकती, मतलब जेल में रखा जा सकता है अगर कि वो इफ बट करते हैं बॉन्ड भरने में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 191 जो कि मैंने आपको पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इसके आगे भी आप टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सेक्शन 192 जो कि बात बताता है डेयरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। तो हमारी डायरी की अब बात आ गई है, जो कंपोजिट केस डायरी हम कर रहे थे ना, तो वो हमारे सेक्शन 192 में बताई गई है कि वो डायरी कौन सी होगी। अब देखिए सेक्शन 192 डायरी इन प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। अब एक केस डायरी बनेगी जो कि एक प्रक्रिया में, और जो प्रक्रिया एक जांच पड़ताल की, एक अपराध में जांच पड़ताल की प्रक्रिया चलती है, उसकी डायरी बनेगी। जैसा कि मैंने आपको एक दो वीडियो पहले बताया था, लेक्चर पहले बताया था कि भाई पुलिस ऑफिसर जब भी एक मुकदमे की, एक अपराध की उसको सूचना मिलती है, तो जैसे वो अपराध की सूचना में उसको एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो एफआईआर के दर्ज करने के तुरंत बाद 1 सेकंड बाद ही वो एक कंपोजिट केस डायरी पुलिस थाने में से अलॉट करवा लेते हैं, और वो बस उस ही पर्टिकुलर केस की केस डायरी होती है। और उस कंपोजिट केस डायरी में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 1 में तो पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपने साइनॉप्सिस लिखता है कि भाई उसने क्या किस किस से मिलना है, ठीक है, किस किस से क्या क्या बात हुई, ठीक है, किस किस ने किसको रेफर किया और किससे मिलना है, ठीक है, ये। अब पार्ट 2 में पुलिसकर्मी क्या करता है, पुलिसकर्मी सारे जो व्यक्ति अक्वांटेड है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस तो केस के साथ, तो उनसे उनका एग्जामिनेशन करता है, जिनका कि उनको पुलिसकर्मी का एग्जामिनेशन ठीक से लगता है कि ये सॉलिड मटेरियल विटनेस है, ठीक है। तो वो उसी केस डायरी की बात हमारे सेक्शन 192 में हो रही है, ठीक है। तो डायरी को इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन 192 का सब सेक्शन 1 में पढ़ रहा हूं, देखिए एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो हर एक पुलिसकर्मी जो जांच पड़ताल कर रहा है चैप्टर 13 ऑफ द BNSS के तहत, देखिए शैल डे बाय डे, तो वो पुलिसकर्मी क्या करेगा, उसकी ड्यूटी है दिन प्रतिदिन क्या करेगा, एंटर्स हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन द डायरी। दिन प्रतिदिन वो पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बना पड़ा है, वो एक केस की जांच पड़ताल कर रहा है चैप्टर 13 ऑफ द BNSS के तहत, तो दिन प्रतिदिन वो पुलिसकर्मी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, एंटर हिज प्रोसीडिंग्स, उसने क्या प्रक्रिया की उसका दाखिला उस केस डायरी में कर देगा, ठीक है, इन द इन्वेस्टिगेशन इन अ डायरी। तो क्या, तो एंटर करेगा कि क्या उसने प्रक्रिया की, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल से जुड़ी हुई उस डायरी में वो एंट्री कर देगा। आप देखिए सेटिंग फॉर द टाइम, ठीक है, और उस डायरी में वो पुलिसकर्मी क्या लिखेगा, द टाइम, समय लिखेगा, एट विच द इंफॉर्मेशन रीच्ड हिम, कि किस समय इंफॉर्मेशन जानकारी उस पुलिसकर्मी को मिली वो लिखेगा। द टाइम एट विच ही बिगेन एंड क्लोज हिज इन्वेस्टिगेशन, वो समय लिखा जाएगा किस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कमेंस की और किस समय इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी वो भी लिखा जाएगा, ठीक है। द प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, अब कौन कौन सी जगहों को
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने विजिट किया तो उसकी भी एंट्री कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में हो जाएगी, ठीक है। एंड अ स्टेटमेंट ऑफ द सर्कमस्टेंसेस असर्टेन्ड थ्रू हिज इन्वेस्टिगेशन, और अपना कथन भी वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर लिखेगा कि उस केस डायरी में, कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 1 में, कि क्या हालात उसने असर्टेन पाए, ठीक है, जब वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्या एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्ट्स, ठीक है, असर्टेन किए, मतलब उसको मिले, ठीक है, तो वो भी लिखा जाएगा कंपोजिट केस डायरी में पार्ट 1 में पुलिस कर्मी द्वारा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 192 का सब सेक्शन 1, जो कि बताता है कि भाई सारा टाइम वगैरह लिखना पड़ेगा, जगहों का नाम लिखना पड़ेगा, और केस डायरी में एक इन्वेस्टिगेशन में जहां वो पुलिसकर्मी गया यह भी लिखना पड़ेगा, समय लिखना पड़ेगा कि किस समय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और खत्म की, यह भी लिखना पड़ेगा कि कब जानकारी उसको मिली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज कंपोजिट केस डायरी में मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए तो कंपोजिट केस डायरी एक पुलिसकर्मी को दी जाती है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दी जाती है, ठीक है। अब ये कंपोजिट केस डायरी कोर्ट मंगवा सकता है, ठीक है। जब ये सारे कागजात, जो रिपोर्ट वगैरह है, ठीक है, भाई पुलिस रिमांड अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को लेना है तो कोर्ट कह सकता है भाई कंपोजिट केस डायरी दिखाओ अपनी, ठीक है। या फिर ट्रायल चल रही है, ठीक है, ठीक है, ट्रायल के दौरान भी क्या कर सकता है, जैसे ट्रायल के दौरान तो बहुत कम ही होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, जब पुलिस रिमांड मांगा है पुलिसकर्मी ने कि भाई इसको जज साहब ऑर्डर कर दीजिए कि इस अक्यूज को दो चार दिन पुलिस कस्टडी में, इसका पुलिस रिमांड दे दो, हमें थोड़ी और जांच पड़ताल करें, तो जज साहब पहले से मांगेंगे भाई कंपोजिट केस डायरी दिखाओ अपनी, क्या तुमने अब तक क्या तीर गाड़े हैं अपने, तुमने अब तक क्या घोड़े दौड़ाए, पहले वो तो देख लो, अब तुम इसकी और कस्टडी मांग रहे, पुलिस कस्टडी नहीं दूंगा मैं इसकी, पहले अपनी केस डायरी दिखाओ। अब पुलिसकर्मी ने केस डायरी में लिखी रखी है एक लाइन ही, तो कहां से उसको पुलिस कस्टडी मिल जाएगी, नहीं। अगर उस पुलिसकर्मी ने घोड़े दौड़ा रखे, थोड़ी मेहनत कर रखी, इन्वेस्टिगेशन में मतलब लीड्स पाने की कोशिश की है, किसी से ज्यादा के मिला है, ठीक है, जगहों पर गया है, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो उसको चांसेस बढ़ सकते हैं कि अब पुलिस कस्टडी 1-2 दिन की मिल जाए, ठीक है। तो यही मतलब होता है सेक्शन 192 में, सब सेक्शन 1 में केस डायरी का बताया गया है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 192 का सब सेक्शन 2, जो कि बताता है, क्या बताता है, The statements of witnesses recorded during the course of investigation under section 180 shall be inserted in the case diary। तो वो मैंने पहले ही बता दिया कि जो स्टेटमेंट, जो गवाहों की, जो एक केस में, जो एक मुकदमा हुआ है, एक अपराध हुआ है, अब उस अपराध को किस किसने होते देखा है और कौन कौन उसके गवाह हैं, जो कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होता है उस मुकदमे के, उस अपराध के, वो उनसे भलीभांति परिचित है, तो उनकी स्टेटमेंट को पुलिसकर्मी सेक्शन 180 के तहत रिकॉर्ड कर रहा था ना, एग्जामिन करके उनको, ठीक है, एंट्री कर रहा था ना, तो वो एंट्री किस में होगी, वो कंपोजिट केस डायरी पार्ट 2 में जो एंट्री होगी ना, वो भी उस केस डायरी में दर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें सब सेक्शन 2 के साइड में लिख सकते हैं कंपोजिट केस डायरी पार्ट 2 में, ठीक है। तो अब देखिए सब सेक्शन 3, देखिए द डायरी रेफर टू इन सब सेक्शन 1 शैल बी अ वॉल्यूम एंड ड्यूली पैग्नेटेड। अब जो कंपोजिट केस डायरी जो सब सेक्शन 1 में जिसका जिक्र कर रखा है, तो वो कैसी होनी चाहिए, शैल बी वॉल्यूम, वो बंद होनी चाहिए, मतलब वो खुले पन्नों में नहीं होनी चाहिए, वो लूज पेजेस में नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल जैसे हमारी नोटबुक रजिस्टर आता है इस तरह, मतलब वॉल्यूम में होनी चाहिए, मतलब सारे पेपर्स इकट्ठा एक जगह होनी चाहिए, और पैगिनेटेड होनी चाहिए, मतलब वो फुली तरह बाइंडिंग होनी चाहिए उसकी, या फिर ऐसी होनी चाहिए जैसे हमारी ये नोटबुक वगैरह, बुक्स वगैरह चिपक के आती है ना कंपनी से, ऐसे इसको पैगिनेटेड बोलते हैं। ये तो भाई फेविकॉल की पैगिनेटेड है, पर ये भी पुलिसकर्मी करवा देते हैं, लेकिन अगर वो बाइंडिंग वगैरह भी करवा देते उस डायरी की, तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 192। अब हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 4, जो कि बताता है एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट। तो अब दूसरा एक कोर्ट, ठीक है, जो एक दूसरे कोर्ट के पास कोई केस डायरी आई है, एक पुलिसकर्मी ने एक केस से संदर्भित एक केस डायरी दूसरे कोर्ट में दी है, और वो दूसरा कोर्ट उस केस डायरी को एक दूसरे कोर्ट में, ठीक है, मतलब मान के चलो मैं पुलिस ऑफिसर, मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ एक केस की, अब मैंने जो इन्वेस्टिगेशन कंपोजिट केस डायरी में जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, जो स्टेटमेंट वगैरह, कथन वगैरह की मैं कहाँ गया, वो मैंने दर्ज करे और मैं एक कोर्ट में उस केस डायरी को दिया है। अब वो जो क्रिमिनल कोर्ट है ना, वो कोर्ट क्या करेगा, एक दूसरे कोर्ट को भी उस केस डायरी को भिजवा सकता है, ठीक है। अब देखिए एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। अब बस क्या होगा, सबसेक्शन 4 बहुत इजी है, क्या कह रहा है, एनी क्रिमिनल कोर्ट मे सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस। तो कोई भी क्रिमिनल अदालत, कोई भी फौजदारी अदालत, उनकी डिस्क्रिप्शन है, क्या डिस्क्रिप्शन है, मे सेंड फॉर द पुलिस डायरीज ऑफ अ केस, तो वो सेंड कर सकती है, भेज सकती है पुलिस डायरीज को एक मुकदमे की, ठीक है, अंडर इंक्वायरी, और जो मुकदमा अंडर इंक्वायरी है और अंडर ट्रायल, मतलब एक ट्रायल कोर्ट ही
मतलब ट्रायल कोर्ट के पास पुलिस डायरी मौजूद है और ट्रायल कोर्ट या तो इंक्वायरी चला रहा है, फिर ट्रायल कोर्ट या तो इंक्वायरी चला रहा है, फिर ट्रायल चला रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, तो एक ट्रायल कोर्ट जो एक क्रिमिनल कोर्ट है ना, वो ट्रायल कोर्ट है, मतलब वो उसके सामने इंक्वायरी चल रही है, फिर ट्रायल चल रही है। अब देखिए और उसके पास पुलिस डायरी भी मौजूद है। अब देखिए इन सच कोर्ट, ठीक है, एंड मे यूज सच डायरीज नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इट इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। तो अब जो कंपोजिट केस डायरी, जो पुलिस वालों की डायरी होगी, जिसमें कंपोजिट केस डायरी का पार्ट 1 है जिसमें सिनॉप्सिस बताता था पुलिस कर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और पार्ट 2 में मेन मटेरियल मिलता है, क्या भाई एविडेंस है, क्या स्टेटमेंट है गवाहों की, वो लिखी जाती है, पर वो मतलब मिलती है उस कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में। पर अब जो क्रिमिनल कोर्ट ने अपने ट्रायल और इंक्वायरी के लिए वो केस डायरी को यूज किया है, इस्तेमाल किया है, या फिर एक क्रिमिनल कोर्ट दूसरे कोर्ट में उस केस डायरी को भेज रहा है, तो अब दोनों के दोनों कोर्ट, ठीक है, अब जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट है वो भी उस केस डायरी को सबूत के रूप में, मतलब एविडेंस के रूप में, मतलब गवाही के रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकता। बस इस्तेमाल कर सकता किस चीज के लिए, कि बस एड मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए, सहायता मिल जाए कि इंक्वायरी और ट्रायल में, ठीक है। तो एक क्रिमिनल कोर्ट पुलिस डायरी जो उसको मिली है, जो एक पुलिसकर्मी ने भेजी है डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, तो वो क्रिमिनल कोर्ट बस क्या कर सकता है, उस केस डायरी को गवाही सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता, बस एड अपनी मदद के रूप में इस्तेमाल में ले सकता कि इंक्वायरी और ट्रायल कैसे चलानी है एड में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 192 का सबसेक्शन 4 इंपोर्टेंट है, ठीक है। अब सबसेक्शन 5, नीदर द अक्यूज नोर हिज एजेंट्स, तो ना ही तो अब अक्यूज को, मतलब ना ही तो मुलजिम को, नोर हिज एजेंट्स, ना ही तो उस अक्यूज के, ठीक है, मुलजिम के वकीलों को, क्या शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज। अब जो अक्यूज है, जो मुलजिम है, और जो मुलजिम का वकील है, वो हकदारित नहीं रहेंगे कि वो पुलिस की केस डायरी को बुला सके। मतलब अब डॉक्यूमेंट्स को, मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए अब अक्यूज की राइट है ना कि भाई वो क्या उसको डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं, ठीक है, अपने डिफेंस में, तो उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवा सकता है, तो नहीं, पर कंपोजिट केस डायरी के ऊपर बार लगा रखी कि क्या एज ए मैटर ऑफ राइट जो अक्यूज है वो पुलिस केस डायरी, कंपोजिट केस डायरी को, उस डॉक्यूमेंट को नहीं मंगवा सकता। अक्यूज तो क्या, उसका वकील भी नहीं मंगवा सकता फॉर द पर्पस ऑफ हिज डिफेंस, ठीक है। अब देखिए, नॉर शैल ही और दे बी एंटाइटल्ड टू सी देम मियरली बिकॉज़ दे आर रेफर्ड बाय द कोर्ट, बस और सिर्फ इस वजह से ही वो उस कंपोजिट केस डायरी को अक्यूज और अक्यूज का वकील देख भी नहीं सकता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो कोर्ट ने इस्तेमाल की है, ठीक है। कोर्ट तो कर सकता है, ठीक है, कोर्ट को इंक्वायरी और ट्रायल चलानी है, पर अक्यूज और अक्यूज का वकील उस केस डायरी को अब भी देख नहीं सकता, सिर्फ यह कहते हुए, क्योंकि सर आप भी तो देख रहे हो, हमें भी दिखा दो। नहीं, कंपोजिट केस डायरी भाई ओनली कोर्ट तक, ठीक है, मैजिस्ट्रेट तक, और कहां तक, और ओनली पुलिसकर्मी जिसने उसको बनाया उस तक ही सीमित रहेगी। पर आगे देखिए, अब रूल पढ़ते आगे देखिए, परंतु अब क्या होगा, इफ दे आर यूज्ड बाय पुलिस ऑफिसर हु मेड देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, अगर उस कंपोजिट केस डायरी को एक पुलिसकर्मी ने इस्तेमाल कर लिया, जब वो पुलिसकर्मी एविडेंस दे रहा है, तो अब एक पुलिसकर्मी ने उस केस डायरी को इस्तेमाल कर लिया अपनी मेमोरी को, अपनी याददाश्त को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, ताजा करने के लिए, कि हाँ मैंने इस कंपोजिट केस डायरी में क्या क्या लिखा था वो पढ़ने के लिए बस उसने पुलिसकर्मी ने बस रेफर ही कर लिया, तो अब अक्यूज के पास राइट आ जाएगी उस केस डायरी को यूज करने की। अब देखिए, और इफ द कोर्ट यूजेस देम फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग सच पुलिस ऑफिसर, परंतु या फिर क्या होता है, या फिर कोर्ट ही उस कंपोजिट केस डायरी को एक पुलिसकर्मी ने ही बनाकर कोर्ट में भेजी थी, तो अब कोर्ट भी क्या कर सकता है, कोर्ट उस केस डायरी से, कंपोजिट केस डायरी में क्या क्या लिखा हुआ है पुलिसकर्मी को ही कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब उसकी बातों में डिफरेंसेस बनाने के लिए, पैदा करने के लिए कोर्ट यूज कर सकता है। तो अब कोर्ट ने ऐसा करा यूज करना, ठीक है, पुलिसकर्मी ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए ऐसा करा, तो अब क्या होगा देखिए, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 148 और सेक्शन 164 एज द केस में भी होता भारतीय साक्ष्य अधिनियम शैल अप्लाई। तो अब अक्यूज को भी राइट आ जाएगी कि अगर कोर्ट ने पुलिसकर्मी को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने की, डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की, उस केस डायरी जो पुलिसकर्मी ने केस डायरी बनाई थी और कोर्ट में जमा कर दी थी, अब कोर्ट ट्रायल कर रहा है या कोर्ट इंक्वायरी कर रहा है, अब ट्रायल में क्या कर रहा है, कोर्ट ने वो कंपोजिट केस डायरी का इस्तेमाल किया पुलिसकर्मी को ही कॉन्ट्राडिक्ट, उसकी बातों में डिफरेंसेस क्रिएट करने के। क्या डिफरेंसेस क्रिएट करेगा, अब पुलिसकर्मी ने जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो कंपोजिट केस डायरी में कुछ अलग अलग चीजें लिखी हुई है, अब वो जब ट्रायल स्टेज पे वो जब बातें बोल रहा है, ठीक है, जो अपनी एविडेंस दे रहा है, अपनी टेस्टिमनी दे रहा है, तो अब पुलिसकर्मी कुछ अलग ही बात कर रहा है, तो मतलब उसकी बातों में डिफरेंसेस है ना, तो अब कोर्ट उसको बता सकता है पुलिसकर्मी को, भाई तू जो गवाही दे रहा है, तूने कंपोजिट केस डायरी में तो ये लिख रखा है, तूने जो केस डायरी इस केस की बना रखी है उसमें तो तूने ये लिख रखा है कि तू शाम से 9 बजे मिला, अब तू एविडेंस में कह रहा है कि तू शाम से दोपहर के 3 बजे मिला, ये क्या बात है। तो अब अगर कोर्ट ने ऐसा यूज किया उस केस डायरी को पुलिसकर्मी को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, जो पुलिसकर्मी ने उस डायरी को बनाया था, तो अब अक्यूज के पास भी मैटर ऑफ द राइट, ये एक अधिकार आ जाता है, अब अक्यूज भी उस केस डायरी को देख सकता है एज अ मैटर ऑफ राइट, ठीक है,
और फिर सेक्शन 148 और सेक्शन 164 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूल्स, जो कि प्रावधानों के रूल्स हैं, नियम, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे अक्यूज के फेवर में, ठीक है। और कब देख सकता है, अगर जिस पुलिसकर्मी ने वो पुलिस डायरी, कंपोजिट केस डायरी बनाई थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब उसने डॉक्यूमेंट्स जब चार्जशीट पेश करी तो कंपोजिट केस डायरी वही सबमिट कर दी, तो अब क्या होगा, अब जब ट्रायल स्टेज आई, एविडेंस स्टेज आई, तो उस पुलिसकर्मी जिसने वो डायरी बनाई थी, ठीक है, उस पुलिसकर्मी ने, उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस केस डायरी को रेफर किया। और रेफर क्यों किया कि जब साहब एक बार डायरी दिखा दो, मैं अपनी याददाश्त ताजा कर लेता हूँ, मेरे को भाई गवाही देनी है, मैं देख लेता हूँ। अब मैं कम से कम 3-4 साल बीत गए हैं, 2-3 साल बीत गए, 6-7 महीने बीत गए, मेरे को हल्का फुल्का याद है क्या था, पर एक्यूरेट मैटर मैं डायरी में से देख के बताऊंगा, ठीक है। मैं अपनी मेमोरी तेज कर लूं, याददाश्त अपनी दोबारा ताजा कर लूं। तो अब अगर पुलिसकर्मी ने यह भी कर दिया ना, तो अब अक्यूज के पास राइट आ जाएगी कि क्या, अब अक्यूज भी कंपोजिट केस डायरी के हर एक पन्ने को देख सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 192 ऑफ द BNSS बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन। और जो इसमें ये सबसेक्शन 5 है ना, ये तो प्रीलिमिनरी टेस्ट एग्जामिनेशन का एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 193 ऑफ द BNSS, जो कि बताता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अब पुलिस कर्मी क्या करेगा, अब सेक्शन 193 में हमारे जो पहले हमारे चार्जशीट जमा होती थी ना, चार्जशीट तो अभी भी जमा होगी BNSS के तहत, पर जो हमारे CRPC में सेक्शन 173 के तहत जो चार्जशीट जमा होती थी ना, अब वो हमारा सेक्शन 193 बन गया BNSS का, ठीक है। तो अब वो हमारा सेक्शन 193 बन गया है BNSS, ठीक है। तो अब जो एक अपराध में एक पुलिसकर्मी ने इन्वेस्टिगेशन की, अब इन्वेस्टिगेशन पूरी खत्म हो गई है, अब पुलिसकर्मी क्या करेगा, जो उसने इन्वेस्टिगेशन में जो पेपर्स बनाए उसको अपने घर में रख के तकिए के नीचे थोड़ी सोएगा, अब कोर्ट में उन कागजात को भेज देगा, उन चार्जशीट पेपर्स को भेज देगा कि भाई जज साहब, हमने ये सारे पेपर्स इकट्ठा किए हैं, इसमें सारे एविडेंसेस हैं, सारे इसमें जिन जिन व्यक्तियों को आपको बुलाना है, एग्जामिन करना है, ये मतलब सीधी बात बता दूं, चार्जशीट है ना, चार्जशीट प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब प्रोसिक्यूशन का मतलब पुलिस पार्टी का पूरा केस होता है। अब भाई पुलिस पार्टी ने एक व्यक्ति को पकड़ा, पुलिस पार्टी ने एक अपराधी को पकड़ा कि, और उस अपराधी के ऊपर भाई एक व्यक्ति ने, एक विक्टिम ने या फिर कंप्लेनेंट ने एफआईआर दर्ज करवा दी कि भाई इस अपराधी ने मेरे भाई का कत्ल किया है। तो एक विक्टिम ने या फिर कंप्लेनेंट ने भाई पुलिस पार्टी को कंप्लेंट दे दी, दरख्वास्त दे दी, पुलिस पार्टी ने भाई एफआईआर लॉन्च कर दी, तो पुलिस पार्टी तो ये क्या करेगी, अक्यूज को तो गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करके अगर 24 घंटे के भीतर उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, तो भाई मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी और मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे। अगर 24 घंटों के भीतर नहीं पूरी होती है इन्वेस्टिगेशन पुलिसकर्मियों द्वारा उस मर्डर केस की, तो अब वही सेक्शन 180, कौन सा सेक्शन था वो, 187 था, हाँ, सेक्शन 187 के तहत फिर उस अक्यूज को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पुलिसकर्मी पेश करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पेश करेगा कि सर इस अक्यूज ने मर्डर कर रखा है और 24 घंटे में जांच पड़ताल पूरी नहीं हो पाई, आप हमको 2-4 दिनों का टाइम और दे दीजिए, हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेंगे और आप फिर इसको जुडिशियल कस्टडी में रख सकते हैं। तो भाई ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, अब भाई इन्वेस्टिगेशन में जो कागजात पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाते हैं, भाई किस किस से मिले, किस किस का उन्होंने एग्जामिनेशन किया, कौन कौन गवाह हैं, क्या क्या भाई पूरी कहानी थी, क्या कहां से बात शुरू हुई थी, वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पेपर्स में, ठीक है, लिखकर किसको भेज देगा, ऑब्वियसली किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट साहब को भेजेगा ना। अब जो केस से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम चार्जशीट, ठीक है, और आमतौर पे कोर्ट की भाषा में उसको बोलते हैं चालान, ठीक है, पर जो एक्यूरेट लॉ वर्ड है उसको बोलते हैं चार्जशीट, ठीक है। तो यही क्या रखा है, रिपोर्ट, वैसे तो रिपोर्ट बोलते हैं, इसमें रिपोर्ट लिखा हुआ है हमारे BNSS में, पर हम चार्जशीट भी बोल सकते हैं, चालान भी बोल सकते हैं, और पुलिस रिपोर्ट तो सबसे बेहतर वर्ड है, ठीक है। तो हम देखिए सेक्शन 193 में यही बता रहा है कि एक इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल एक पुलिसकर्मी द्वारा पूरी हो जाती है, तो जो वो रिपोर्ट है, जांच पड़ताल की रिपोर्ट है, वो पुलिसकर्मी द्वारा मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी। तो अब देखिए सेक्शन 193 के साइड में आप लिख सकते हैं चालान, आप लिख लीजिए बेशक से, ठीक है। अब चार्जशीट लिख लीजिए, ठीक है, और आप रिपोर्ट को भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए सेक्शन 193 सबसेक्शन 1, एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। तो हर एक जांच पड़ताल, हर एक इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर 13 BNSS के तहत चल रही है, तो वो कंप्लीट समाप्त की जाएगी विदाउट अननेसेसरी डिले। कोई भी बेमतलब की देरी नहीं होगी एक इन्वेस्टिगेशन को समाप्त करने के लिए, ठीक है। मतलब अपराध हुआ, अपराध की अगर उस अपराध में पुलिसकर्मी ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी, तो अगर पुलिसकर्मी को लगता है कि भाई 2 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो सकती है, तो 2 घंटे में कर देंगे पूरी, ठीक है। पुलिसकर्मी को लगता है नहीं 24 घंटों में नहीं हो पाई, तो सेक्शन 187 के तहत अक्यूज को पेश किया मजिस्ट्रेट साहब के सामने, पुलिस रिमांड ले लिया 2 दिन का।
अब 2 दिन में अगर वो कर सकते हैं ना पूरी, तो करेंगे ही। कोई भी अननेसेसरी डिले, बेमतलब की देरी नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक मुकदमे की, ठीक है, एक अपराध की। तो ये था हमारा सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 193 की भाई हर एक इन्वेस्टिगेशन, हर एक जांच पड़ताल जो सेक्शन जो कि चैप्टर 13 BNSS के तहत चल रही है, वो हर एक पुलिसकर्मी द्वारा, ठीक है, वो हर एक पुलिसकर्मी द्वारा या फिर और भी जो अन्य ऑफिसर्स हैं उन द्वारा समाप्त की जाएगी विदाउट अननेसेसरी डिले, ठीक है, कोई भी विलंब किए हुए बिना, ठीक है, मतलब तेजी से, ठीक है, फास्ट ट्रैक काम करेगी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज भी, ठीक है। अब देखिए ये था हमारा सब सेक्शन 1, अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 193 का सब सेक्शन 2, जो कि बताता है द इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू द ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 ऑफ द BNS 2023 और अंडर सेक्शन 4, 6, 8, सेक्शन 10 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 शैल बी कंप्लीटेड विद इन 2 मंथ्स। प्री का क्वेश्चन क्या है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच पड़ताल है, और जांच पड़ताल कौन से अपराधों से रिलेटेड चल रही है, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस, बलात्कार, एक वुमेन के साथ, महिला के साथ किसी पुरुष ने बलात्कार किया तो उसके प्रति इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज की, पुलिस कर्मियों की, ठीक है, या फिर और अथॉरिटीज की इस सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस में, बलात्कार के अपराध में, ठीक है, या फिर सेक्शन 4, 6, 8 और सेक्शन 10 जो कि हमारे पोक्सो एक्ट के हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, मतलब जो बच्चों से सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है, बच्चों के विरुद्ध सेक्सुअल ऑफेंस अक्यूज कर देता है तो उसको पोक्सो एक्ट के तहत चार्ज किया जाता है। तो यही कह रहा है कि अब इन अपराधों के तहत, सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंसेस के तहत अगर एक जांच पड़ताल चल रही है तो जांच पड़ताल कितने महीनों में पूरी हो जाएगी? विद इन 2 मंथ्स। जब से अपराध हुआ तो 2 महीनों के अंदर, 2 मंथ्स के अंदर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन वाज रिकॉर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। और 2 मंथ्स कब से कैलकुलेट होंगे? जब से इस अपराध की जो इंफॉर्मेशन है प्राप्त, मतलब एक अपराध, एक बच्चे से रिलेटेड कोई सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ, फिर एक महिला से रिलेटेड कोई सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस हुआ, तो जब से 2 मंथ्स कब से कैलकुलेट होंगे? जब से ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने इस अपराध की जानकारी प्राप्त की थी, जब से 2 मंथ्स कैलकुलेट होंगे। तो अब मान के चलिए आज 1 अगस्त 2024 डेट है। आज एक ऑफिसर इंचार्ज, एक SHO साहब को जानकारी मिली एक महिला के द्वारा कि सर मेरा बलात्कार हुआ था, मेरा रेप हुआ था, ठीक है। मान के चलिए SHO कोई फीमेल है, उनको जानकारी मिली एक फीमेल द्वारा कि मैम मेरा रेप हुआ था, आप मेरी कंप्लेन ले लीजिए, ठीक है। और महिला का रेप मान लीजिए हुआ था 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2024 को। तो क्या अब 6 महीने, अब 2 महीने कब से कैलकुलेट होंगे? 1 जनवरी से कैलकुलेट होंगे या फिर आपके आज से 1 अगस्त 2024 से कैलकुलेट होंगे? ऑब्वियसली 1 अगस्त 2024 से विद इन 2 मंथ्स पुलिस ऑफिसर्स को इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी पड़ेगी सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस में। मतलब जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं जो अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन ना, उसकी विद इन 2 मंथ्स एक पुलिसकर्मी को इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 2। हम पढ़ेंगे 193 का सबसेक्शन 3 जो कि बताता है, देखिए सबसेक्शन 3 का सब हेड 1 देखिए, एज सून एज द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड, तो जल्द से जल्द जैसे ही जांच पड़ताल पूरी हो जाती है, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जो SHO साहब है, वो फॉरवर्ड मतलब भेज देंगे। क्या भेज देंगे? इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही भेज देंगे। क्या भेज देंगे? ठीक है, और किसको भेज देंगे? टू अ मैजिस्ट्रेट साहब को भेज देंगे। एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, और उन्हीं मैजिस्ट्रेट साहब को बस कागजात भेजे जाएंगे जो कि एम्पावर्ड है, मतलब वो संज्ञान लेने के लिए पुलिस रिपोर्ट पे वो एम्पावर्ड है। तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन उनके पास ही भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है, और फॉरवर्ड करेंगे उन दस्तावेजों को, किन दस्तावेजों को? आ रिपोर्ट, ठीक है, एक रिपोर्ट को, ठीक है। अब रिपोर्ट कौन सी? जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ठीक है, इन द फॉर्म एज अ स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रोवाइडिंग स्टेटिंग, और अब रिपोर्ट किस फॉर्म में भेजने, तो उसके रूल्स, नियम राज्य सरकार बता देगी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। और अब उस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा? देखिए स्टेटिंग, अब सबसेक्शन 3 सब हेड 1 का मैं क्लोज ए पढ़ रहा हूं, जो कि जो चार्जशीट है, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या लिखा होगा? ए, द नेम्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है, पार्टीज जो दल हैं, एक भाई कोई अक्यूज्ड है, ठीक है, विक्टिम है, उनके नाम लिखे होंगे, ठीक है, सारे विटनेसेस के नाम लिखे होंगे। बी, द नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन, क्या श्रेणी है जो जानकारी मिली है अपराध की, वो लिखा जाएगा। सी, द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, क्या नाम है उन व्यक्तियों के जो कि भली भांति परिचित हैं कि क्या हालात घटे थे एक केस में, ठीक है। डी, whether any offense appears to have been committed and if so by whom, तो क्या कोई अपराध घटा हुआ लगता है, और अगर हाँ तो किस के द्वारा, ये भी लिखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन द्वारा, ठीक है। अब देखिए ई, whether the accused has been arrested, तो क्या
मुलजिम को, जो अक्यूज है, जो दोषी है, उसको क्या गिरफ्तार कर लेगा, ये भी लिखा जाएगा। ठीक है। एफ, वेदर द अक्यूज हैज बीन रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड, तो क्या अक्यूज को, अपराधी को छोड़ दिया गया है उसके मुचलके पे या फिर उसके जमानती मुचलके पे, यह भी लिखा जाएगा। और किसके द्वारा? पुलिसकर्मियों द्वारा। ठीक है। अब देखिए जी, वेदर द अक्यूज हैज बीन फॉरवर्ड इन कस्टडी अंडर सेक्शन 190, तो क्या अक्यूज को सेक्शन 190 के तहत फॉरवर्ड किया गया था ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन द्वारा, कि जब मतलब सफिशिएंट एविडेंसेस थे, तो क्या एक पुलिसकर्मी ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, एसएचओ ने, ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ने क्या अक्यूज को फॉरवर्ड किया था मजिस्ट्रेट साहब के पास। ठीक है। अब देखिए ये भी लिखा जाएगा उस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में। एच, वेदर रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द वुमन हैज बीन अटैच्ड वेयर इन्वेस्टिगेशन रिलेट्स टू offenses under section 64, 65, 66, 67, 68, 70 और section 71, तो क्या उस इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट में, ठीक है, चार्जशीट में यह भी लिखा जाएगा कि क्या जो रिपोर्ट बनेगी उसमें यह भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जो ये रिपोर्ट बनेगी तो स्पेसिफिक एक पेज पे अलग बन जाएगी कि ये चीज इनके नाम है, ये सारे इनके नाम है, और जो रेलिवेंट पेपर्स है ना, जो चार्जशीट जो कि केस में ट्राई होने वाली है चीजें, ठीक है, तो वो भी भेजे जाएंगे। ठीक है। और क्या क्या लिखा जाएगा कि क्या कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई मेडिकल परीक्षा है एक वुमेन की गई थी, जिस वुमेन के प्रति ये सेक्सुअल रिलेटेड ऑफेंस घटे थे, तो क्या उसकी रिपोर्ट, ठीक है, आपने अटैच की है। ठीक है। क्या आपने अटैच किया इन पेपर्स के साथ, चालान के पेपर्स के साथ, तो वो भी लिखा जाएगा इस रिपोर्ट में। ठीक है। और देखिए अब देखिए एच का, अब सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 का, ठीक है, सब हेड 1 का क्लोज एच, और क्लोज एच का सब हेड 1 देखिए, द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो अब द सीक्वेंस ऑफ कस्टडी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हिरासत में है उस केस से संदर्भित, तो वो भी उस रिपोर्ट में, ठीक है, चार्जशीट चालान पेपर्स में दर्ज की जाएगी। ठीक है। अब देखिए सब हेड 2, द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, तो जो एक पुलिसकर्मी है वो, ठीक है, कितने दिनों के भीतर 90 दिनों के भीतर 90 डेज के भीतर क्या करेंगे, इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय एनी मींस इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टू द इन्फॉर्मेंट और द विक्टिम, तो जो पुलिसकर्मी है, ठीक है, जो पुलिसकर्मी है वो 90 डेज के भीतर जानकारी देगा कि भाई क्या प्रोग्रेस हो रही है आपके केस में, जो कोर्ट में हमने केस दिया हुआ है, या फिर क्या प्रोग्रेस आपके केस में हो रही है। तो पुलिसकर्मी जानकारी देगा किसको, और 90 डेज के भीतर किसको देगा, या तो कंप्लेनेंट को देगा, ठीक है, सॉरी इन्फॉर्मेंट को देगा जिसने इंफॉर्मेशन दी थी एक अपराध की, या फिर विक्टिम को देगा जिसके प्रति अपराध घटा था। ठीक है। तो ये हमारा नया ऐड किया गया है। देखिए सब हेड 3, द ऑफिसर शैल आल्सो कम्युनिकेट इन सच मैनर इन द एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड द एक्शन टेकन बाय हिम, तो अब जो ऑफिसर है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो वार्तालाप करेगा कि उस तरीके से, जिस तरीके से राज्य सरकार नियम बता देगी किस तरह वार्तालाप करेगा, और क्या बताएगा, प्रोवाइड द एक्शन टेकन बाय हिम, और क्या क्या एक्शंस, प्रक्रिया पुलिसकर्मी ने मतलब की है, क्या क्या एक्शन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने लिए हैं, तो वो भी बताएगा। किसको बताएगा, इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को। ठीक है। अब देखिए टू द पर्सन इफ एनी बाय होम द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस वाज फर्स्ट गिवन, तो पुलिसकर्मी जो राज्य सरकार नियम बता देगी कि कम्युनिकेट करेगा उस व्यक्ति से जिसने इंफॉर्मेशन एक अपराध की दी है। ठीक है। तो चाहे एक केस चोरी का हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन 90 डेज के भीतर अब चोरी के केस में भी पुलिसकर्मी को बताना पड़ेगा, और भले ही अब केस कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में पेपर जमा हो गए, तो फिर भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको फॉलो अप लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा किसको, इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को कि आपके केस में क्या प्रक्रिया चल रही है, आपका केस कोर्ट में जा चुका है, ठीक है, आपका बुलाया जाएगा गवाही के लिए, आपके केस में यह चल रहा है, आपके केस में जो अपराधी था वो अभी तक अंदर है, सारी चीजें बताएगा। ठीक है। तो हम जो हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 का जो सब हेड 2 है ना, उसके ऊपर लिख लेते हैं कि पुलिस ऑफिसर हैज टू कम्युनिकेट एंड गिव अपडेट्स टू इन्फॉर्मेंट, ठीक है, और विक्टिम। ठीक है। ये हमारा नया ऐड किया गया है। ठीक है। तो इसमें कोई मैटर नहीं रखता कि भाई चोरी का केस है या किसी चीज का केस है, मिसचीफ का केस है, 90 डेज के भीतर मतलब 90 दिनों के भीतर पुलिसकर्मी को बताना पड़ेगा कि आपके केस में क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 का सब हेड 2, और हमने सब हेड 3 भी पढ़ा। सब हेड 2 को दोबारा पढ़ लेते। देखिए द पुलिस ऑफिसर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज इन्फॉर्म द प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेशन में, जांच पड़ताल में क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है, वेदर इट इज अ एफआईआर केस और इट इज एनसीआर केस, हर में बताएगा। ठीक है। और बस
इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएगा, कोर्ट केस का कोई संबंध नहीं है, बस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएगा। एक मान के चलो कोई मर्डर का केस चल रहा है, मर्डर का केस चल रहा है, ठीक है, एक मर्डर हुआ था, ठीक है, पुलिस कर्मी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब मर्डर की इन्वेस्टिगेशन तो उससे हो नहीं रही 1 साल तक भी, लेकिन भाई 90 डेज के भीतर इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को, ठीक है, बताएगा कि भाई क्या बताएगा, क्या बताएगा कि आपके केस में क्या जांच पड़ताल चल रही है, क्या प्रोग्रेस है, क्या मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, क्या प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, कितनी % तक मैंने जांच पड़ताल कर ली वो बताएगा, ठीक है। और देखिए बाय एनी मीन्स, और किसी भी तरीके से बता सकता है, इंक्लूडिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और मीन्स तरीका कह रहेगा कम्युनिकेशन का पुलिसकर्मी द्वारा इन्फॉर्मेंट को और विक्टिम को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, मतलब मोबाइल फोन से कॉल वगैरह करके, थाने वाले फोन से कॉल वगैरह करके बता सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 3 जो कि हमने पढ़ा। हम पढ़ते हैं सेक्शन 193 का सबसेक्शन 4 जो कि बताता है वेयर सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज बीन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 177। तो अब जो एक सुपीरियर ऑफिसर को अपॉइंट नियुक्त कर दिया गया है सेक्शन 177 के प्रावधानों के तहत। अब 177 क्या बोल रहे थे हमारे, हाँ ठीक है, रिपोर्ट हाउस सबमिटेड, वो अकरेंस रिपोर्ट के बारे में बात हो रही थी ना कि भाई अकरेंस रिपोर्ट या तो एक ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन सीधा मजिस्ट्रेट साहब को भिजवा देगा, या फिर कोई ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन पहले सुपीरियर ऑफिसर को भिजवाएगा, और सुपीरियर ऑफिसर ने अगर उस अकरेंस रिपोर्ट में कोई अल्टरेशन, कोई उसमें मतलब बदलाव करवाने, कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखवाने, तो वो भी लिखवा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि एक सुपीरियर ऑफिसर को सेक्शन 177 के तहत अपॉइंट नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। तो अकरेंस रिपोर्ट भिजवाने के लिए देखिए द रिपोर्ट शैल, तो ये रिपोर्ट अब देखिए क्या हो, ये वाली कौन सी रिपोर्ट है, अकरेंस रिपोर्ट की बात हो रही है। यहाँ दोबारा देखिए अकरेंस रिपोर्ट की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, द रिपोर्ट शैल इन एनी केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल स्पेशल और सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर। तो अब जो रिपोर्ट है, जो अकरेंस रिपोर्ट है, जिसको एक उच्च अधिकारी को नियुक्त किया गया था, कि अब उच्च अधिकारी ही स्पेशल और जनरल ऑर्डर द्वारा राज्य सरकार बता देगी, अब उच्च अधिकारी इस अकरेंस रिपोर्ट को भी सबमिट जिसने किया था, या फिर जो ये चार्जशीट है इसको क्या करेंगे, जो ये चार्जशीट है इसको क्या करेंगे, इसको जमा करके आएंगे। मतलब सेक्शन 177 में अकरेंस रिपोर्ट के लिए भी एक सुपीरियर ऑफिसर को नियुक्त कर दिया गया था। तो अब जो उस केस की एक अपराध से जुड़ी हुई जो चार्जशीट है ना, जो पेपर्स हैं, जो चालान है, वो भी अब सुपीरियर ऑफिसर की कोर्ट में जमा करके आएंगे, ठीक है, ठीक है, बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर। और कौन सा ऑफिसर है, दैट ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का कोई रोल नहीं रहेगा, सुपीरियर ऑफिसर ही क्या करके आएंगे, सबमिट करके आएंगे उस चार्जशीट के पेपर्स को, ठीक है। तो अकरेंस रिपोर्ट के लिए अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो अब सुपीरियर ऑफिसर क्या करेंगे, सुपीरियर ऑफिसर विल सबमिट चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट। अब आगे पढ़ते देखिए, बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर एंड ही में, और अब सुपीरियर ऑफिसर की शक्ति है, डिस्क्रिप्शन, वो क्या कर सकते हैं, पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मजिस्ट्रेट, कि जब तक कोई ऑर्डर मजिस्ट्रेट साहब के नहीं आ जाते तो सुपीरियर ऑफिसर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक फर्दर इन्वेस्टिगेशन, की कोई अगर मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर नहीं आ जाते हैं इस विषय में, ठीक है, एक सुपीरियर ऑफिसर कोई चार्जशीट लेके गए कोर्ट में, और कोर्ट ने तो भाई एक्सेप्ट नहीं करी या कर ली, तो अब कोई मजिस्ट्रेट साहब के अब ऑर्डर आ गए, तो भाई अगर ऑर्डर पेंडिंग है ना, अभी उस ऑर्डर आए नहीं है, कोई चार्जशीट जो जमा हुई थी सुपीरियर ऑफिसर द्वारा, तो अब क्या कर सकते हैं, तो वो जो सुपीरियर ऑफिसर है, वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कह सकते हैं कि तो भाई तुम अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस जो तुम मुकदमा जो अपराध की तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो ऐसे जो तुम कर रहे हो या फिर कोई तुम्हारा सबऑर्डिनेट कर रहा है, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चालू रखेगा, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सब सेक्शन 4 जो कि इंपॉर्टेंट है। आप देखिए सब सेक्शन 5, whenever it appears from the report forwarded under this section, अब जो एक चार्जशीट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है, ठीक है, इस प्रावधान के तहत सेक्शन 193 के तहत, तो देखिए दैट द अक्यूज हैज बीन रिलीज ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड, और यह प्रतीत होता है मजिस्ट्रेट साहब को कि अक्यूज को तो छोड़ दिया गया है, ठीक है, उसके मुचलके पे या फिर उसके जमानती मुचलके। अब देखिए द मजिस्ट्रेट शैल मेक सच ऑर्डर फॉर द डिस्चार्ज ऑफ सच बॉन्ड और बेल बॉन्ड और अदरवाइज एनीथिंग, तो मजिस्ट्रेट साहब ऑर्डर कर सकते हैं कि जो बॉन्ड अक्यूज ने पुलिस कर्मियों के सामने भरा था ना, उसका डिस्चार्ज हो जाए उस बॉन्ड का, ठीक है। तो मतलब एक बॉन्ड एक अक्यूज ने पुलिस कर्मी के सामने भरा था, या फिर एक जमानती मुचलका बेल बॉन्ड दिया था पुलिस कर्मियों के सामने, तो अब मजिस्ट्रेट साहब उस बॉन्ड का डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और कब कर सकते हैं, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के पास इन्वेस्टिगेशन पेपर आए, चार्जशीट आ गई, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 5। हम पढ़ेंगे सबसेक्शन 6 जो कि बताता है when such report is in respect of the case to which section 190 applies, तो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, जो चार्जशीट है, वो एक केस की है, एक मुकदमे की है, जो कि सेक्शन 190 ऑफ द BNSS के तहत बात हो रही है। तो सेक्शन 190 में क्या बात हो रही थी, हाँ, ये एक केस में एविडेंस सफिशिएंट है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन द्वारा वो केस मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया, तो उसकी बात हो रही थी। अब देखिए द पुलिस ऑफिसर शैल फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट अलोंग विद द रिपोर्ट, तो अब पुलिस कर्मी, ठीक है, जो सेक्शन 190 के तहत अक्यूज को फॉरवर्ड कर रहे थे, ठीक है,
अक्यूज को फॉरवर्ड कर रहे थे जब एविडेंस पूरे थे, ठीक है, एविडेंस सफिशिएंट थे केस को कि हाँ सफिशिएंट ग्राउंड्स और रीजनेबल सस्पिशन है इसके ऊपर, हाँ इसने अपराध किया, तो अब वो ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ने सेक्शन 190 के तहत बता दिया था, अक्यूज को फॉरवर्ड कर दिया मजिस्ट्रेट के साथ, ठीक है, कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, आप इसको ट्राई करिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब पुलिसकर्मी, ठीक है, अब चार्जशीट के साथ क्या क्या और देंगे, ठीक है, अब क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स देंगे रिपोर्ट के साथ साथ, देखिए ए ऑल डॉक्यूमेंट्स और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट देयरऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई, सारे के सारे दस्तावेज देंगे जो कि जिस वजह से सेक्शन 190 में क्या बताता है भाई, एक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यह लगता है कि भाई हाँ जिस अक्यूज को हमने पकड़ा हुआ है, कस्टडी में लिया हुआ है, इसने अपराध किया हुआ है, तो सफिशिएंट एविडेंस उसने कलेक्ट कर लिए हैं, फिर और कुछ कलेक्ट करने की जरूरत है, तो मतलब अब डिस्चार्ज नहीं करने के मूड में ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उस अक्यूज को छोड़ना नहीं चाहता, डिस्चार्ज नहीं करना चाहता, तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर दिया गया था। तो अब फॉरवर्ड किया गया है, तो 190 के तहत अब रिपोर्ट में, और अब रिपोर्ट में, ठीक है, जो रिपोर्ट अभी जो देगा चार्जशीट, ठीक है, चार्जशीट चालान के पेपर देगा, तो उसके साथ क्या क्या और भेजेगा वो पुलिस ऑफिसर जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, ए ऑल डॉक्यूमेंट, सारे के सारे दस्तावेज और एलिमेंट एक्सट्रैक्ट्स और जो संदर्भ एक्सट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, देयर ऑफ ऑन विच द प्रोसिक्यूशन प्रपोजेस टू रिलाई अदर देन दोस ऑलरेडी सेंट टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो वो कागजात जो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजे जा चुके हैं वो तो भेजने की जरूरत नहीं है, पर और कोई अन्य दस्तावेज हैं जो उसने इकट्ठे किए इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, और जो रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है, जो जिस पर की प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष सरकारी वकील, ठीक है, मतलब स्टेट अपना केस टिकाएगी, वो सारे के सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स किसको भेजे जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब को भेजे जाएंगे उस पुलिसकर्मी द्वारा जिसने इन्वेस्टिगेशन मेड की थी, ठीक है। बी द स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 180 ऑफ ऑल पर्संस whom the prosecution purposes to examine as its witnesses, तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, ठीक है, या फिर उसके सबऑर्डिनेट ने, ठीक है, जो व्यक्ति अक्वांटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस थे उसकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की थी अपने कंपोजिट केस डायरी के पार्ट 2 में, ठीक है। तो उन सारी स्टेटमेंट्स को, कथन को, जो सेक्शन 180 के तहत विटनेसेस की रिकॉर्ड की गई थी, वो भी चार्जशीट के पेपर्स में अब भेजनी पड़ेगी एक पुलिसकर्मी को रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 6, हम पढ़ते सबसेक्शन 7, ठीक है। आज हमारा सेक्शन 193 हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सेक्शन, अभी भी हमारे इसमें पूरे 1 2 3 3 सबसेक्शन और बचे हुए जो कि बड़े-बड़े। अब देखिए सबसेक्शन 7, इफ द पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट एनी पार्ट ऑफ सच स्टेटमेंट इज नॉट रेलेवेंट, तो अब एक पुलिसकर्मी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो कोर्ट में चार्जशीट चालान लेकर के जाता है, उसको यह लगता है, क्या लगता है उसकी राय में, उसको यह लगता है कि कोई भाग, कि कोई पार्ट, ठीक है, किसका, एक स्टेटमेंट का, कथन का, वो रेलिवेंट नहीं है, वो संदर्भित नहीं है, ठीक है, टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, और जो पार्ट है, जो कोई भाग है किसी कागजात का, वो बिल्कुल भी संदर्भित नहीं है, और किससे संदर्भित नहीं है, जो कि एक केस में ट्रायल चलने वाली उससे संदर्भित नहीं है। तो देखिए, और डेट, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित नहीं है, मतलब उस अपराध से संबंधित नहीं है कागजात, ठीक है, और डेट इट्स डिस्क्लोजर टू द अक्यूज्ड इज नॉट एसेंशियल इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, या फिर डिस्क्लोजर, या फिर बताना उस कागजात के बारे में, उस कागजात की सब्सटेंस को बताना मैजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है, बिल्कुल भी न्याय के हित में नहीं होगा। अगर उस कागजात की जो सब्सटेंस है वो मैजिस्ट्रेट साहब ने अक्यूज को मुहैया करवा दी, तो वो बिल्कुल भी न्याय के हित में नहीं रहेगी। तो देखिए क्या होगा, और जो डॉक्यूमेंट की जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल भी बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, एंड इज इनएक्सपीडियंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, और ये बहुत ही इनएक्सपीडियंट, मतलब बिल्कुल सही नहीं रहेगा जनता जनार्दन के हितों के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, he shall indicate that part of the statement and append a note requesting the magistrate to exclude that part from the copies to be granted to the accused and stating his reasons for making such request। तो अब जो पुलिसकर्मी है, जो कि नहीं चाहता कि एक जो चार्जशीट के कुछ जो कागजात हैं, जो कि इतने सब्जेक्ट मैटर, जो अपराध की ट्रायल चलेगी उससे रिलेटेड इतने नहीं है, या फिर उन कागजातों की सब्सटेंस को देना, अक्यूज को बताना, डिस्क्लोज करना, वो इतना जरूरी नहीं है, या फिर जनता जनार्दन के हित डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर ये सब्सटेंस अक्यूज को बता दी गई। तो अब जो पुलिसकर्मी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो कि चार्जशीट जमा कर रहा है कोर्ट में, ठीक है, तो वो उस कथन को वो मैजिस्ट्रेट साहब को बता देंगे कि सर ये जो इसमें पार्ट है ना, पेज नंबर 19 से लेकर 25, तो फॉर एग्जांपल ये अक्यूज को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े मतलब ऐसे कागजात है जो कि जनता जनार्दन की सिक्योरिटी को बात आ जाएगी, तो अक्यूज को देने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या होगा, तो अब उसमें उसको मैजिस्ट्रेट साहब एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। जो अब कॉपी चार्जशीट के भाई सारी नकल अक्यूज को भी दी जाती है, कागज पूरे करे जाते हैं, तो अब जो नकल मैजिस्ट्रेट साहब अक्यूज को सारे कागजातों को देने वाले हैं, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन अपना केस चलाने वाला है, अब सारे कागजातों की नकल मिलेगी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाएगा। तो अब वो नकल, उन कागजातों की नकल उस मैजिस्ट्रेट द्वारा अक्यूज को नहीं दी जाएगी, ठीक है।
पर पुलिस कर्मी को अपने रीजंस बताने पड़ेंगे, कारण बताने पड़ेंगे कि क्यों तुम भाई मना कर रहे हो, तुम ये जो कागजात, ठीक है, इस व्यक्ति को, इस अक्यूज को क्यों नहीं देने दे रहे। तो अपने रीजंस भी पुलिस कर्मी को बताने पड़ेंगे उस रिक्वेस्ट के साथ साथ, ठीक है। तो सबसेक्शन 7 बस पुलिस कर्मी की रिक्वेस्ट के ऊपर था, तो हम सबसेक्शन 7 के साइड में लिख सकते हैं पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट टू एक्सक्लूड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 193 का सबसेक्शन 8 सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7, तो कह रहा है सबसेक्शन 7 की इज्जत करना, आगे पढ़ना। द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन द केस शैल आल्सो सबमिट सच नंबर्स ऑफ कॉपीज of the police report along with the other documents duly annexed to the magistrate for supply to the accused as required under section 230। अब सेक्शन 230 के अंतर्गत जो हमारा सेक्शन 230 BNWS का है, उसके अंतर्गत जो अब चार्जशीट की जो कागजात जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन अपना केस चलाएगा, वो सारे कागजात अक्यूज को, ठीक है, अक्यूज को, मुलजिम को कोर्ट मुहैया करवाएगा, मतलब उसके कागज पूरे करवाएगा, जिस पर अक्यूज भी अपना डिफेंस लेगा। तो वही कह रखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 7। तो भाई जो सबसेक्शन 7 में जो लिखा हुआ था कि भाई पुलिस ऑफिसर चाहता है कि ये कागजात अक्यूज को ना दिए जाए, तो कह रहा हूं वो तो मानना, अगर मानने वाली बात है तो आगे पढ़ना। द पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, जो पुलिस कर्मी है जो केस की जांच पड़ताल कर रहा है, ठीक है, शैल आल्सो सबमिट सच नंबर ऑफ कॉपीज, तो वो जमा करेगा उतनी नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, उतनी नकल, ठीक है, किसकी, ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, जो पुलिस रिपोर्ट जमा होगी, ठीक है, चार्जशीट चालान जमा होगा, उसकी इतनी नकल जमा करेगा अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स, और साथ साथ में अगर कोई और अन्य डॉक्यूमेंट्स की नकल भी जमा करनी है, ठीक है, ड्यूली इंडेक्स्ड, ठीक है, पर सारी चीजें इंडेक्स होनी चाहिए भाई, नंबर डला होना चाहिए हर एक कागजात पे, जो पुलिस रिपोर्ट जमा होगी हर एक जो पेपर है उस पे वो उसको नंबर्ड इंडेक्स होना चाहिए, और उसका इंडेक्स बनना चाहिए कि भाई FIR इस पेज से इस पेज पे है, ठीक है, विटनेसेस की स्टेटमेंट इस पेज से इस पेज से, तो इंडेक्स होगी, पहले ये नहीं होता था पर अब इंडेक्स की जाएगी, ठीक है। टू द मैजिस्ट्रेट फॉर सप्लाई टू द अक्यूज्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 230। तो अब जितनी पुलिस रिपोर्ट की भाई की जितने भी अक्यूज्ड है, मान के चलो 10 अक्यूज्ड है केस में, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एक कॉपी उठा करके ले आया मैजिस्ट्रेट कोर्ट में कि सर ये लीजिए पुलिस रिपोर्ट, दे दीजिए आप अपनी कोर्ट की फोटोकॉपी मशीन के द्वारा लिखवा के इन अक्यूज्ड को 10 कॉपी, ठीक है, नहीं। अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अगर 10 अक्यूज्ड है उस केस में उसने इन्वेस्टिगेशन 10 अक्यूज्ड के ऊपर की है, और 10 अक्यूज्ड अब ट्रायल करने वाले फेस, तो 10 के 10 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कॉपी लेके आएगा, और सारी की सारी जो रिपोर्ट रहेगी वो पूरी की पूरी अच्छी तरह से ड्यूली इंडेक्स रहेगी, मतलब नंबरिंग वगैरह पूरी चीज, जैसे हमारे स्कूल के बच्चों की कॉपीज बनती है ना इंडेक्स वगैरह, ऐसा होगा अब चार्जशीट का बोरा, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 8। अब इसका प्रोवाइजो पढ़ते हैं, देखिए हम इसमें लिख लेते हैं इंडेक्स नाउ ऑन चार्जशीट। तो ये पहले पुलिसकर्मी क्या करते थे भाई, बहुत ही डर्टी तरीके से, मतलब कागजात तो सीरियल वाइज लगाते थे पर उसमें नंबरिंग वगैरह कोई नहीं करते थे, ठीक है। तो अब इंडेक्स बनेगा, जैसे हम केस कोर्ट में केस प्लेंट देते हैं ना, सिविल सूट चलाते हैं, जब उसमें पूरा इंडेक्स बनता है कि जी पेज नंबर 1 पे हमारा इंडेक्स है, पेज नंबर 2 पे हमारी प्लेंट है, मतलब पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 10 तक हमारी प्लेंट है, ठीक है। फिर पेज नंबर 11 से लेके 15 तक हमारा प्लेंट की सपोर्ट में एफिडेविट है, तो वो सारा हम इंडेक्स बनाते हैं। तो अब पुलिसकर्मी जब पुलिस रिपोर्ट जमा करेगा ना, तो जितने अक्यूज्ड है उतनी तो नकल उसको देनी पड़ेगी, ताकि कोर्ट भाई वो नकल अक्यूज को मुहैया करवा दे। सेक्शन 230 के अंतर्गत जब कागजात पूरे करवाएगी कोर्ट एक अक्यूज के, ठीक है, और इंडेक्स भी करनी पड़ेगी, ठीक है, नंबरिंग भी करनी पड़ेगी। अब देखिए सेक्शन 193 के सबसेक्शन 8 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड सप्लाई ऑफ रिपोर्ट ऑफ एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। तो बताया गया है अगर चार्जशीट, ठीक है, तो बताया गया जो चार्जशीट है, जो चालान है, जो पुलिस रिपोर्ट है, तो वो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। तो अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने, ठीक है, सेक्शन 230 के अंतर्गत जो चार्जशीट की जो चार्जशीट के पेपर्स है, पुलिस रिपोर्ट के पेपर्स, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ठीक है, अक्यूज को या अक्यूज के वकील को मुहैया करवा दे, तो माना जाएगा कि वो ड्यूली सर्व्ड हो चुके हैं, ठीक है, कि वो अच्छे से भिजवा, मतलब कागजात अक्यूज के पूरे करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई या तो पुलिसकर्मी तो ऑब्वियसली सारे पेपर्स देगा, किसको देगा, पुलिसकर्मी तो सारे पेपर्स, चार्जशीट के पुलिस रिपोर्ट के सारे पेपर्स मैजिस्ट्रेट को जमा करवाएगा, ठीक है। अब हम इसमें ये भी लगा सकते हैं कि भाई क्या पुलिसकर्मी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चार्जशीट इसके सामने मैजिस्ट्रेट को भेज सकता है, भाई ऑब्वियसली इसमें तो लिखा हुआ है, कहीं मना नहीं किया हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी चार्जशीट के पेपर्स इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भिजवा सकता है। और अब मैजिस्ट्रेट साहब भी जो अक्यूज के कागज सेक्शन 230 के अंतर्गत पूरे कराएंगे, तो मैजिस्ट्रेट साहब भी अक्यूज को या अक्यूज के वकील को जो उसको डिफेंस लेने के लिए चार्जशीट में जो पेपर चाहिए वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, ईमेल वगैरह से भिजवा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सबसेक्शन 8 का प्रोवाइजो। अब जो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जो कम्युनिकेशन के मीन्स है, ये ऑब्वियसली हमारे हाई कोर्ट बता देंगे कि भाई ईमेल से जाएगा, ठीक है, या कौन से और जीमेल से जाएगा, किसी द्वारा जाएगा, किसी भी द्वारा जाएगा, लेकिन ये व्हाट्सएप वगैरह ये इन द्वारा से तो नहीं जाएगा, स्नैप वगैरह तो से नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 8 का प्रोवाइजो। हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट प्रावधान सेक्शन 193 का सबसेक्शन 9, जो कि बताता है
जो कि बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिक्लूड फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस। तो अब हमारे सेक्शन 193 के सबसेक्शन 9 में आ गए हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रूल्स। क्या आ गए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रूल्स कि ये मत मानना कि एक पुलिसकर्मी ने, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक केस से संदर्भित चार्जशीट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट जमा कर दी, तो अब ये मत मानना कि अब वो पुलिसकर्मी उस अपराध की फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, पर आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी अगर पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसी मुकदमे में कर रहे हैं तो मैजिस्ट्रेट को बता देगा। क्या बता देगा? सर आप ये चार्जशीट अभी के लिए तो रख लो, लेकिन अभी इसमें थोड़ी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, ठीक है, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन बाकी है, तो बता देगा। तो यही कह रखा कि कोई भी सेक्शन, कोई भी प्रावधान सेक्शन 193 का रोकेगा नहीं। किसको नहीं रोकेगा? एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, ठीक है, क्या करने के लिए? फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंस आफ्टर अ रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 3 हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मैजिस्ट्रेट। अब एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक अपराध की जो पुलिस रिपोर्ट है वो सबसेक्शन 3, सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 के तहत मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर दी थी, पर अब यही कह रहा है कि सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 पुलिसकर्मी को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रोक नहीं पाएगा कि पुलिसकर्मी क्या नहीं कर सकता? फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसी अपराध की नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब देखिए द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑब्टेन्स फर्दर एविडेंस ओरल और डॉक्यूमेंट्री। अब जो एसएचओ साहब है पुलिस थाने के, उन्होंने उसी अपराध से संबंधित कोई या तो मौखिक एविडेंसेस या फिर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, ठीक है, मतलब कलेक्ट कर लिए, ठीक है, कलेक्ट कर लिए। तो अब देखिए, ही शैल फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अ रिपोर्ट, फर्दर रिपोर्ट और रिपोर्ट्स रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड। तो अब जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिन्होंने फर्दर कोई ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इकट्ठा किए हैं, ठीक है, तो वो जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वो रिपोर्ट या तो एक, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट या फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की बहुत सारी रिपोर्ट्स, तो मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन लंबे समय तक भी चली जा सकती है। एक रिपोर्ट, भाई सबसेक्शन 3 193 के सबसेक्शन 3 में पुलिस रिपोर्ट जमा कर दी, ठीक है, 50 पेज की एक पुलिस रिपोर्ट जमा कर दी एक पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में, पर जज साहब को बता दिया, जज साहब फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, हम थोड़ी और चीजें ढूंढ रहे हैं, हमें लीड्स नहीं मिल रही है, ढूंढ रहे हैं हम, पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें। तो अब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ने क्या किया? थोड़े और फर्दर एविडेंसेस ढूंढ लिए, ओरल या फिर डॉक्यूमेंट्री। तो अब जो एविडेंसेस ढूंढे ना, तो वो भेज दी जाएगी, वो सारे पेपर दोबारा भेज दी जाएंगे मैजिस्ट्रेट साहब के पास। अब फिर दोबारा बताएंगे पुलिस ऑफिसर की सर थोड़ी सी फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग है, तो अब दोबारा भी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलती रह सकती है, लेकिन आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी मैजिस्ट्रेट को बता दिया जाएगा कि जज साहब अभी आप अपना लीगल माइंड इसमें यूज मत करना, थोड़ी फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ठीक है, हमें अभी लीड्स मिल नहीं रहे हैं, मिलेंगे तो हम आपको सारे, अभी चल रही इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, ठीक है, तो आप अभी अपना लीगल माइंड यूज मत करना। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग, हम कुछ और सबूत ढूंढ के लाए, आप पूरा केस सुन चुके होगे और फिर हम और कुछ कागजात आपके सामने ला के रख देंगे, आप हम पे गुस्सा करोगे। तो इस आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी पुलिस ऑफिसर्स अब ऐसा बता देते हैं कि सर फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में पेंडिंग है, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट एक जोर जमा करेंगे, ठीक है, तो बता दिया जाता है। तो अब देखिए, रिगार्डिंग सच एविडेंस इन द फॉर्म एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय रूल्स प्रोवाइड and the provisions of subsection 3 to subsection 8 shall as far may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to forward under report forward under subsection 3। तो यही बता रखा है कि अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जो अब रिपोर्ट है वो अब कैसे जमा होगी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, तो वो जो हमारी राज्य सरकार है, ठीक है, वो नियम बता देगी, रूल्स बना देगी और उस हिसाब से जमा होगी। अब उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जो प्रावधान लगेंगे, तो हमारे सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 8 जो हमारे सेक्शन 193 के, वो प्रावधान दोबारा से उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कागजात पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सबसेक्शन 9, जो कि हमें बात बता रहा था कि पुलिस ऑफिसर एक केस में चार्जशीट जमा करने के बाद भी, ठीक है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, ठीक है, मैजिस्ट्रेट भी उन्हें नहीं कह सकता कि यू जस्ट स्टॉप द इन्वेस्टिगेशन, नो ही कांट, ठीक है। तो एक पुलिसकर्मी एक केस की जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसकी चार्जशीट जमा करने के बाद भी क्या कह सकते हैं, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, पर मैजिस्ट्रेट को बता देंगे कि सर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने वाले। पर अब मैजिस्ट्रेट की कोई पावर नहीं है कि एग्जीक्यूटिव्स को रोक दे कि तुम इन्वेस्टिगेशन मत करो, स्टॉप कर दो, हु नो ही कांट टेल, ठीक है, ही कांट टेल, ठीक है। तो अब देखिए, ये था हमारा सबसेक्शन 9। अब सबसेक्शन 9 का प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल में बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ट्राइंग द केस। तो अब प्रोवाइजो ऐड कर देगा, यही बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है कि सीआरपीसी में प्रोवाइजो नहीं था, क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल में बी कंडक्टेड। तो जो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जो एक अपराध की मतलब मैजिस्ट्रेट साहब ने ट्रायल भी चालू कर दी है, पर अब पुलिसकर्मी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दोबारा
क्या कर रहे हैं, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो ये क्या रखा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग द ट्रायल, तो अब जो केस की ट्रायल के बीच में फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक फर्दर कोई आगे की जांच पड़ताल चल रही है उसी केस से संदर्भित, तो वो कंडक्टेड वो की जा सकती है, देखिए विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, पर की कैसे जाएगी, परमिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, ट्राइंग द केस, ठीक है, जो कोर्ट जो अदालत केस को ट्राई कर रहा है उसकी परमिशन लगेगी, इजाजत लगेगी, तभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। अब देखिए एंड द सेम शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days which may be extended with the permission of the court। तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, जनरल रूल तो दे दिया कि भाई 90 डेज के भीतर भीतर आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, आप पूरी कर लो, और अगर 90 डेज के भीतर भी कंप्लीट नहीं हो पाती तो आगे जो टाइम बढ़ाएगी वो कोर्ट ही बढ़ाएगी, और कोर्ट की परमिशन से ही, इजाजत से ही वो टाइम बढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन 193 का सबसेक्शन 9 का प्रोवाइड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने का टाइम सेट कर दिया 90 डेज जनरल रूल, अगर 90 डेज के भीतर भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है तो भाई जो कोर्ट केस को ट्रायल कर रहा है, ठीक है, ट्रायल कर रहा है, जिसमें मतलब एक केस चल रहा है, फौजदारी केस चल रहा है, उसको ट्रायल किया जा रहा है, तो 90 डेज के भीतर अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई तो अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर परमिशन लेगा कोर्ट की, ठीक है, परमिशन लेगा कोर्ट की, और कोर्ट ही जो ट्रायल कोर्ट है वही उसको उस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के पीरियड को एक्सटेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो यही क्या रखा है, और परमिशन तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब पुलिस ऑफिसर को करनी है तो भाई इजाजत, परमिशन तो लेनी पड़ेगी किसकी, उस कोर्ट की जो कि केस को ट्राई कर रहा है, ठीक है, जिस केस में जिस कोर्ट में केस चलने वाला है या फिर चल रहा है, ट्रायल चल रही है तो ऑब्वियसली केस चल रहा है, ठीक है, एविडेंसेस वगैरह हो रहे हैं, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन एक पुलिसकर्मी कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है, तो अब कोर्ट की ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कितने दिनों में करनी पड़ेगी, 90 डेज के भीतर करनी पड़ेगी अगर, और अब आगे क्या बता दिया, लेटर पार्ट में प्रोवाइज होगी कि भाई 90 डेज के भीतर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई तो कोर्ट ही जो जिस कोर्ट ने परमिशन दी थी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की, वही टाइम को एक्सटेंड करेगी, बढ़ा पाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 193 का सब सेक्शन 9, ठीक है, जो कि मैंने आज पूरा पढ़ाया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्या बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं खत्म होती है क्योंकि 1 घंटे 15 मिनट की वीडियो लेक्चर बन चुका है। तो हम देखिए आज मैं आपको बताता हूं कि हमने कौन कौन से आज प्रावधान किए। आज हमने किए सेक्शन 188, ठीक है, सेक्शन 189, सेक्शन 190, सेक्शन 191, 192, 193। आज हमने पूरे 6 प्रावधान हमारे BNSS के पढ़े, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, और मैंने आपको स्पष्ट हिंदी भाषा में, बिल्कुल आपको क्लियर भाषा में समझाया है और हर एक पॉसिबल मतलब समझाए हैं, ठीक है। तो अब कल वाली वीडियो में हम फ्रॉम सेक्शन 194 पढ़ेंगे और अपने BNSS को कंप्लीट ऐसे ही 1-2 महीने में कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे ईमेल बॉक्स पे आप ईमेल मेरे को करके पूछ सकते हैं अपना डाउट, मैं आपको हमेशा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।